हाँ, देखना। तो चलो बच्चों, तो हम लोग अपना अगला लेक्चर देखते हैं आज पीएनसी का। आज हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं सर्कुलर परम्यूटेशन के बारे में। देखना, सर्कुलर परम्यूटेशन में देखना सिंपली क्या होता है। तो सबसे पहले हम सबसे सिंपल केस से हम लोग चालू करते हैं। मान लेते 3 पर्सन्स होते, एक ए, एक बी और एक सी। ठीक है, मान लो क्वेश्चन होता नंबर ऑफ वेज हम इनको एक सर्कल में अरेंज कर सकते हैं। नंबर ऑफ वेज दे कैन बी अरेंज्ड इन अ सर्कल, दे कैन बी अरेंज्ड इन अ सर्कल। मान लो ये क्वेश्चन होता, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आता। तो क्वेश्चन पहले तो फिल करने की कोशिश करो। सिंपली क्या बोला गया है कि 3 लोग हैं एबीसी, इनको हम लोग सर्कल में खड़े करने के कितने तरीके हैं, समझ गए। तो इसमें समझना, जब भी सर्कल टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि जैसे मान लो इसको ऐसे सोचो कि तुम बिल्कुल स्पेस में जा रहे हो जहां सराउंडिंग्स बिल्कुल नहीं है। तुम चारों तरफ देख रहे हो तो चारों तरफ तुम्हें सब कुछ सेम सा दिख रहा है। इस साइड भी देख रहे हो तो खाली पड़ा है पूरा, इस साइड भी खाली पड़ा है, इस साइड भी खाली पड़ा है, सब जगह खाली पड़ा है। और उस खाली जगह में तुम्हें इन 3 लोगों को अरेंज करना है। समझना अच्छे से, हम लोग ऐसी जगह पे हैं जहां पे सिंपली समझ रहे हो ना, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको हम लोग देख सकते हैं। चारों तरफ सिमेट्रिक है, ये ऐसा मान के चलो चारों तरफ खाली खाली है पूरा। अब हमें उस जगह पे समझना इन तीनों लोगों को अरेंज करना था। तो सोचो हम लोग क्या करते। तो पहले हम लोग जाते, ए को यहां खड़ा कर देते, बी को यहां खड़ा कर देते, सी को यहां खड़ा कर देते। समझ गए ना। तो तीनों लोग आपस में ऐसे खड़े हो जाते। फिर जो जज कर रहा होता है कि भाई ये नया तरीका है कि नहीं, वो आता और देखता कि भाई ए यहां खड़ा है, बी यहां खड़ा है, सी यहां खड़ा है। समझ गए ना, ए यहां खड़ा था, बी यहां, सी यहां। तो देखता कि चलो भाई ये एक तरीका हो गया तुम लोग के खड़े होने का। वो फिर चला आता, समझ गए ना, वो फिर वापस से चला आता या आंख बंद कर लेता अपनी। फिर क्या करते, एबीसी डिसाइड करते कि चलो भाई अब हम लोग अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब ये अपनी पोजीशन चेंज करते तो सर ना, ए यहां आ जाता, बी यहां आ जाता और सी यहां आ जाता। फील करने की कोशिश करना, ये बिल्कुल खाली जगह, यहां कोई कुछ भी नहीं है। एक बंदा जज करने वाला वो ये देखेगा कि भाई ये नया तरीका है या नहीं है। अब सबसे पहले क्या हुआ था, ए यहां खड़ा हो गया, बी यहां खड़ा हो गया, सी यहां खड़ा हो गया। उस बंदे ने अपनी आंख खोली, उसने देखा कि भाई चलो ए यहां खड़ा है, बी यहां, सी यहां है, तो एक तरीका हो गया। तो इसने उसको एक तरीके में काउंट कर लिया। फिर उसने क्या किया, उसने आंख बंद कर ली और चला गया। और फिर ये क्या हुआ, ए ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, बी ने अपनी पोजीशन चेंज कर यहां आ गया और सी अपनी पोजीशन चेंज करके यहां आ गया। अब वापस से ये बंदा आया, घूम फिर के रैंडमली घूम के आया। तो रैंडमली घूम के आया तो उसने पाया कि भाई ए यहां खड़ा है, बी यहां खड़ा है और सी यहां खड़ा है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये उसको एक नया तरीका मानेगा कि नहीं मानेगा, ये सोचने की कोशिश करो। तो सर ना, यहां पे सर ना सर्कुलर परम्यूटेशन थोड़ा सा गंदा बन जाता है कि इसमें क्या होता है। अब जरा ये फील करने की कोशिश करो कि जैसे तुम ही हो मान लो, और तुम्हें सोचो एक स्पेस में सिंपली 3 अरेंजमेंट रखे हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो तुम टॉप व्यू देख रहे हो किस अरेंजमेंट का, स्पेस में, तो यहां रेड रखा है, यहां रेड बॉल, यहां ग्रीन बॉल, यहां ब्लू बॉल। और अगले अरेंजमेंट में क्या हुआ, यहां रेड बॉल रखा था, यहां ग्रीन बॉल रखी थी और यहां ब्लू बॉल रखी थी। तो तुम दोनों अरेंजमेंट को क्या कहोगे, सेम कहोगे या डिफरेंट कहोगे। तो समझना, इस बार समझना, चूंकि ये चीजें स्पेस में रखी हैं तो इस बार सोचो हम ये नहीं कह पा रहे कि भाई रेड ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। ध्यान देना, इस ब्लैक बोर्ड में कह पा रहे हो कि ब्लैक बोर्ड में ये क्या था, ये बॉटम लेफ्ट में था रेड, और इस केस में रेड ऊपर आ गया। तो इस केस में ऐसा दिखने में लग रहा है कि भाई रेड ने अपनी पोजीशन वाकई में चेंज करी है। लेकिन इसी चीज को जरा स्पेस में रखने होने की कोशिश करो कि जैसे तीनों चीज स्पेस में रखी होती है, यहां रेड बॉल, एक ग्रीन बॉल, एक ब्लू बॉल। तुमने आंख खोल के देखा, भाई ऐसा देखा। फिर तुम क्या घूम गए रैंडमली और फिर तुमने देखा रेड यहां है, ग्रीन यहां है, ब्लू है। तो सो तुम थोड़ी जज कर पाओ कि भाई तुम घूम गए हो, ये एक्चुअल में अरेंजमेंट चेंज हो रहा है, ये बता पाना फिर मुश्किल होगा। इसको बस फील करने की कोशिश करो कि स्पेस में समझना, या ऐसी जगह पे जहां पे कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है हमारे पास, उस जगह पे कोई भी अरेंजमेंट सेम है या डिफरेंट है, हम एक ही तरीके से बता सकते हैं जब इनको आपस में हम लोग देखेंगे। तो आपस में अगर हम देखें तो भाई पहले रेड के लेफ्ट में ग्रीन था, राइट में ब्लू था,
और अभी भी रेड के लेफ्ट में ग्रीन है और राइट में ब्लू है, मींस वो समझना इन दोनों को समझना एक नया अरेंजमेंट कंसिडर नहीं करेगा। ये चला। इवन सोचो अगर रेड अगर यहां आ जाता और ग्रीन यहां आ जाता और ब्लू अगर यहां आ जाता तो सुना इसको भी समझना नया अरेंजमेंट कंसिडर नहीं होगा। तो ये तीनों बेसिकली एक ही अरेंजमेंट होंगे उस बंदे के लिए। ये फील आया? हाँ, लेकिन अगर सोचो रेड अगर यहां बन जाता, ब्लू अगर यहां बन जाता और ग्रीन अगर यहां बन जाता तो ये इसके लिए वाकई में एक दूसरा अरेंजमेंट होगा, क्योंकि इस केस में रेड के राइट में ब्लू था, इस केस में रेड के राइट में ग्रीन बॉल है। समझ गए? तो इसलिए ये अरेंजमेंट दूसरा होगा, ये अरेंजमेंट एक और होगा। ये सबके सब समझना सिमिलर अरेंजमेंट्स होंगे जो कि इसके बराबर होंगे। और इसी में अगर इनको घुमा दो तो रेड, ब्लू, फिर ग्रीन, सुना ये भी कोई एक नया अरेंजमेंट कंसिडर नहीं होगा। तो बेसिकली सर्कुलर में यही दिक्कत होती है कि हम लोगों के आसपास कुछ होता नहीं है सोचने के लिए, और चूंकि आसपास नहीं होता तो ये जो सारे अरेंजमेंट्स होते हैं ये सबके सब डिस्कार्ड हो जाते हैं, या इसको हम लोग अरेंज करने का कोई नया तरीका काउंट नहीं करते। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा फील करने की कोशिश करो, थोड़ा सा टाइम दो। ठीक है, कि सोचो अगर सच में अगर वापस सही में अगर आपस में अगर यहां बंदे बैठे होते, तुम जाके देखते और फिर मान लो तुम अपनी पोजीशन चेंज कर लेते, तो तुम्हें तो दूसरी जगह दिख रहे हैं, पर तुम्हें थोड़ी पता कि उन लोगों ने वापस में आपस में सही में अपनी पोजीशन चेंज करी कि नहीं करी। तुम वैसे ही जज कर सकते हो, बस ये देख सकते हो भाई पहले इसके राइट हैंड में ये था, लेफ्ट हैंड की साइड ये था, अब इनके राइट में कौन है, लेफ्ट में कौन है। ये थोड़ा बहुत चला मैंने क्या कहा। तो सर सर्कुलर में बेसिकली यही छोटी सी दिक्कत होगी। इसको थोड़ा सा और देखते हैं। जैसे सर ना मान लो अगर 4 लोग होते ए बी सी डी, अब इनको मान लो हमें सर्कुलर में बिठाना होता। ठीक है, तो इनको सर्कुलर में बिठाने के तरीके कितने हैं। ठीक है, तो ये फील करने की कोशिश करो कि ए बी सी डी ये अरेंजमेंट और ये अरेंजमेंट दोनों सेम है, इसको ये डिफरेंट काउंट नहीं करेंगे। या इवन इसी को घुमाते रहो और जितने बनेंगे सबके सब सेम होंगे। इवन सोचो ए यहां आ जाए, ए बी सी डी, समझ गए? ऑर्डर में ये रख रहा हूं, ए बी फिर सी फिर डी, और फिर मैंने क्या किया, इसको हल्का सा घुमा दिया तो ए यहां आ गया, फिर एक और घुमा दिया तो ए यहां आ गया, एक और घुमा दूं तो ए कहां जाएगा, यहां आ जाएगा। तो ए बी सी डी ये सबके सब समझना सिमिलर अरेंजमेंट्स होंगे इन सर्कुलर परमुटेशन। ये चला। तो अगर तुमसे ये पूछा जाए कि इन चारों को सर्कल में बिठाने के कितने तरीके हैं, तो ये बेसिकली एक ही तरीका काउंट होगा। ये 4 डिफरेंट तरीके नहीं, ये बेसिकली एक ही तरीका है। हाँ, अगर मुझे कोई दूसरा तरीका बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर इनकी पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा कि भाई ए के लेफ्ट में अभी बी था और राइट में डी था, तो अब मैं क्या कर सकता हूं, ए के लेफ्ट में सोचो मैं सी को ले आऊं, यहां बी को ले आऊं। ये एक नया तरीका होगा। ये समझ में आया? वैसे मैं क्या कर सकता हूं, ए के अब सोचो पहले लेफ्ट में बी था, अब अगर राइट में बी आ जाए और इधर डी आ जाए तो ये भी एक नया तरीका होगा। इवन अगर ए के लेफ्ट राइट में सी आ जाए और यहां पे बी आ जाए तो ये भी एक नया तरीका होगा, क्योंकि यहां पे लेफ्ट में सी था, राइट में बी था। ये फील कर पा रहे हो? और ऐसे ही सोचो करने के लिए हम लोग और कुछ कर सकते थे। ठीक है, इतना ही कर सकते थे बेसिकली। एक और हो सकता था। ठीक है, ए के अब अगर मैं क्या ले जाऊं, ए के लेफ्ट में बी आ गया, ठीक है, लेफ्ट में बी आ गया, लेफ्ट में सी आ गया, है ना। ए सी बी भी हो गया, ए बी सी भी हो गया, है ना, ए बी डी भी हो गया, ए डी बी भी हो गया, और कौन सा बचा, तो 1 2 3 4, है ना। ठीक है, 2 और आएंगे। ठीक है, 2 और होंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें सोचना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। ठीक है, और इसमें करने के लिए डी के, है ना, हाँ, तो ए के सामने सी हो गया, ए के सामने सी के 2 केस हो गए, ए के सामने डी के 2 केस हो गए, ए के सामने बी के नहीं हुए 2 केस। ए के सामने बी आ जाए और यहाँ क्या आ जाए, सी आ जाए और यहाँ डी आ जाए, 1 केस, और यहाँ पे डी आ जाए और यहाँ पे सी आ जाए, यहाँ पे बी आ जाए, ये 6वां केस। तो ये तुम्हारे 6 तरीके होते इन ABCD को सर्कल में अरेंज करने के। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि इसमें दिक्कत हो क्यों रही है। समझ गया ना, कि जब भी हम लोग बोलते हैं कि इन 4 लोगों को सर्कल में बिठाना है तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि आसपास कुछ भी नहीं है, हमें कुछ भी नहीं पता। तो उस केस में क्या दिक्कत होगी कि सबके सब अगर ऐसे घूम गए, सबके सब ने अपनी एक पोजीशन राइट में शिफ्ट हो गए, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो नया अरेंजमेंट था कि पुराना अरेंजमेंट था। तो सिंपली ये छोटी सी दिक्कत होगी हमेशा सर्कल में। पहले से मैं सर्कल में दिक्कत क्या होती है। अब क्वेश्चन में ये बार बार क्यों कह रहा हूं कि स्पेस में
अगर होता तो ऐसा दिखता। मान लो यहीं पे अगर बात करते, मान लो अगर यहीं पे अगर मैं बात करूं कि यहां पर मैं 3 लोगों को लाऊं और 3 लोगों को खड़ा कर दूं, तो सोचो जैसे अगर मान लो ये 3 लोग होते, ठीक है, एक जैसे मान लो ये रिमोट होता, इसको मैंने नहीं दिख रहा होगा, रिमोट को मैंने यहां रखा, इस चौक को मैंने यहां रखा, और मान लो ये जो डस्टर था वो यहां था, समझ गया ना, रिमोट यहां डस्टर यहां चौक, ठीक है। अब इसी में मैं क्या करूं, रिमोट को यहां ले जाऊं, सुना, समझ गए, रिमोट को यहां ले जाऊं, डस्टर को यहां ले जाऊं और चौक को यहां ले जाऊं, समझ गए। ये मैंने क्या किया, सबको ऐसे घुमा दिया, तो रिमोट यहां इस जगह से इस जगह आ गया, चौक यहां आ गई और डस्टर यहां पे आ गया। तो इस बार समझना जो सामने जो बंदा बैठा होगा वो ये कह दिया कि भाई पहला अरेंजमेंट जो था और ये जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। क्यों? इस बार समझना उसके पास देखने के लिए बहुत सारी चीजें, जैसे उसके पास ये बोर्ड था, तो पहले उसने कहा कि भाई पहले रिमोट यहां था और डस्टर यहां था, मींस दोनों तुम्हारे क्या थे, बोर्ड के पास पास में थे। और अब क्या हुआ, जब रिमोट इधर आया और चौक इधर चला गया, तो अब वो कहेगा कि भाई रिमोट और चौक ये दोनों बोर्ड के पास हैं। तो उसको एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस मिल गया जिसके बेसिस पे वो कह पा रहा है कि पहला जो अरेंजमेंट था और अब वाला जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। ये फील करने की कोशिश करो। लेकिन यही चीज सोचो अगर वो स्पेस में अगर होता तो नहीं कह पाता, कि स्पेस में सोचो हम लोग ऐसे करते फिर ऐसे घुमा देते और मान लो उसकी आंख बंद कर देते बीच में, तो सोचो कंफ्यूज हो जाता कि उस केस में कोई बोर्ड तो है नहीं जिसके फ्रेम में वो बता पाए कि पहले ये पास था भी दूर है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, उसको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। ये समझ में आया? तो इसलिए जब भी हम लोग सर्कल के क्वेश्चंस की बात करेंगे, सर्कुलर परम्यूटेशन की बात करेंगे, तो हमेशा हम लोग ये मान के चलेंगे कि ये चीजें रखी हैं वो सिंपली स्पेस में रखी हैं, ये आसपास सिंपली कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है। मीन्स हमेशा हमें इस वाली दिक्कत को कंसिडर करना पड़ेगा। ये अंडरस्टूड होगा? चलो, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। तो अब क्वेश्चन उठता है कि अगर ऐसा है तो हम फिर करें क्या? तो इसको करने के लिए सिंपली समझना हमारे पास एक छोटी सी जुगाड़ है। समझना, देखो दिक्कत यही तो है कि हमें ये नहीं पता, या सिंपली सोचो हमारे पास कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है, ठीक है। तो सोचो अब अगर मान लो हमें 4 लोगों को सर्कल में बिठाना होता, तो दिक्कत यही तो है कि अगर हम चीजों को अगर ऐसे रोटेट करते जाएंगे तो जितने भी अरेंजमेंट्स होंगे सबके सब सेम होंगे। तो हमारे पास क्योंकि कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं था, तो जरा ये फील करने की कोशिश करो कि ये जो 4 सीट्स थी जो कि सर्कुलर में थी, इसमें से क्यों ना सबसे पहले मैं ए को बिठा दूं, और सोचो इसमें सोचो ए को बिठाने के जो तरीके होंगे वो फील करने की कोशिश करो, वो एक ही होगा। ये चलो मैंने क्या कहा कि सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, ये जो हमारे पास 4 सीट्स जो सर्कल में है, इसमें सबसे पहले मैं ए को बिठा देता हूं। तो ए को बिठाने का इन 4 जगह में सोचो एक ही तरीका होगा, क्योंकि सोचो ये सर्कल में है और चारों तरफ सिमेट्रिक है ना। हमें देखने में ऐसा लग रहा है कि भाई ये ऊपर है, ये नीचे, ये राइट में, ये लेफ्ट में, लेकिन ये सोचो ये स्पेस में रखे हैं 4 जगह। अब सोचो मैं तुम्हें बोलूं कि ए जाके तुम कहीं बैठ जाओ, तो सोचो वो इसमें बैठता है, ये इसमें बैठता, हमें डिफरेंस पता ही नहीं चल पाता कि हमारे लिए तो चारों सिमेट्रिक दिख रहे होंगे चारों तरफ से। ये फील आया? तो सोचो इस ए को इन 4 जगह में से किसी भी एक जगह पर जो बिठाने का जो तरीका होगा वो एक ही होगा। और अब जरा फील करो कि ए मान लो कहीं भी बैठ गया, सोचो अब अगर सोचो अगर ए कहीं भी बैठ गया, तो ये सोचो अब बाकी जो बी, सी और डी हैं, इन तीनों को बिठाने के लिए सोचो अब अगर जहां भी ए बैठा हो, क्यों ना मैं इसी को सीट 1 नाम दे दूं। पिछला अब मैं जहां भी ए बैठ रहा है उसको मैं क्यों ना सीट 1 नाम दे दूं, और उससे सोचो मैं क्लॉकवाइज चलूं और इसको सीट नंबर 2, इसको सीट नंबर 3 और इसको सीट नंबर 4 नाम दे दूं। तो अब बचा क्या, इन बी, सी और डी को इन 3 सीट से बिठाना था, और सुना जिन पे एक नंबरिंग हो चुकी है ना। इस बार अब मेरे पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस मिल चुका है। ए की क्लॉकवाइज चलोगे तो इसमें नंबरिंग हमें मिल चुकी है। तो अब सिंपली ये फील करने की कोशिश करो कि अब इन बी, सी और डी को अरेंज करने के सिंपली इन 3 जगह पे सीधा कितना होता, 3 फैक्टोरियल, और आंसर कितना आता, 6। ये चला मैंने क्या किया कि दिक्कत हमारे पास क्या हो रही थी कि हमारे पास कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं था कि भाई हम काउंटिंग स्टार्ट कहां से करें। जैसे सोचो जब मैं 4 लोगों को रो में खड़ा करता हूं तो हम लोग सीधा आंसर कह देते हैं भाई 4 फैक्टोरियल होगा। क्यों? क्योंकि इस बार सोचो मुझे पता है कि ये प्लेस और ये प्लेस सोचो डिफरेंट है, क्योंकि ये लेफ्ट मोस्ट प्लेस होगा, ये राइट मोस्ट प्लेस होगा। तो इसमें हमें अंतर पता है कि भाई इसको मैं नंबर 1, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3 और इसको नंबर 4 नाम दे सकता हूं। तो सीधा 4 लोगों को 4 डिफरेंट प्लेसेस में बिठाने के सीधा 4 फैक्टोरियल आंसर होता।
लेकिन सर्कल के केस में हम लोग ये नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमें ये पता ही नहीं चल पा रहा था कि स्टार्टिंग पॉइंट है कौन सा। तो हमने क्या किया, पहले रैंडमली किसी भी एक बंदे को उठा के सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। मान लो पहले बंदे को उठा के हमने क्या किया, कहीं भी एक जगह प्लेस कर दिया। अब एक बार ये बंदा बैठ गया तो क्यों ना मैं उसी को ही स्टार्टिंग पॉइंट मान लूं। तो अब क्या करूंगा, सिंपली मैं बी सी डी को आपस में अरेंज करता रहूंगा। तो बी सी डी बी डी सी ऐसे अरेंज करते रहो। तो इन तीनों को इन तीन जगह पर अरेंज करने के सीधा 3 फैक्टोरियल वेज होते हैं और वो ऑटोमेटिकली क्या होंगे, सारे केसेस काउंट हो जाएंगे। ये समझ में आया हमने क्या करा। तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए हमने तरीका क्या ढूंढा, कुछ ऐसे कर लेंगे। तो इससे शायद समझ में आ रहा होगा कि इफ देयर आर n different things to be arranged in n places in a circle, तो उसका जो आंसर आएगा वो होगा n-1 का फैक्टोरियल। ये सोचो कि तुम्हारे पास अगर n डिफरेंट चीजें हैं और इनको तुम्हें n जगह पे अगर अरेंज करना है तो उसका सीधा n-1 का फैक्टोरियल आंसर आएगा। सोचो क्यों क्या करते, जो सबसे पहले सोचो एक कोई भी रैंडमली लेते, उसको हम लोग यहां बिठाए थे। सोचो उसको बिठाने का एक ही तरीका होता, लेकिन जैसे ही एक बंदा बैठ गया अब हमारे पास सोचो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मिल गया। अब इससे क्लॉकवाइज चलो और इनको सीधा नंबरिंग दे दो 1 2 3 4 5, समझ गए। और एक बार इनकी नंबरिंग हो गई तो अब सीधा बाकी n-1 को बिठाने के बाकी n-1 जगह पे सीधा कितना होगा, n-1 का फैक्टोरियल। ये चला क्या हुआ, ठीक है। इस समय बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, तो सर्कल के केस में n लोगों को n जगह पे बिठाने के जो नंबर ऑफ वेज होंगे वो तुम्हारे सीधे कितने होंगे, n-1 का फैक्टोरियल। और भाई रो में क्या होता है, n लोगों को n जगह पे बिठाने का सीधा n फैक्टोरियल। ये समझ गए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो ये समझ में आनी चाहिए कि सर्कल में दिक्कत हो क्यों रही है, ठीक है, समझ गए पहली चीज। दूसरी चीज, सर्कुलर अरेंजमेंट्स में ध्यान देना, सर्कुलर अरेंजमेंट्स में अगर तुम चीजों को अगर ऐसे रोटेट करते जा रहे हो तो वो सारे के सारे अरेंजमेंट्स डिफरेंट काउंट नहीं होते, वो सबके सब एक ही अरेंजमेंट में काउंट होते हैं। ये चलता है ना, ऐसे ऐसे मैं क्या कर रहा हूं, इसको ऐसे घुमाया तो ए यहां आ गया, फिर एक और बार घुमाया तो ए यहां आ गया, एक और बार घुमाया तो ए यहां आ गया। तो ये सारे के सारे जो अरेंजमेंट्स होंगे वो सबके सब सेम होंगे सर्कुलर परम्यूटेशन के केस में। ये चला, दूसरी चीज ये समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज, सीधा n लोगों को n जगह पे बिठाने सर्कल में तो सीधा उसका आंसर कितना होगा, n-1 का फैक्टोरियल। और ये हमने करा कैसे, सिंपली हमने एक बंदे को सीधा फिक्स कर दिया और फिर उसके आधार पर हमने क्या नंबरिंग कर दी। और एक बार सीट्स में अगर नंबरिंग अगर हो गई तो सिंपली क्वेश्चन किसका बन गया, रो वाला बन गया। तो 3 लोगों को 3 जगह बिठाना था तो सीधा आंसर कितना आता, 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तुम्हें तो पहले इस समझ में आ गया होगा हम लोग कर क्या रहे हैं। चलो ठीक है, तो अब मैं समझना, सिंपली बार बार मैं ये सब चीज नहीं करूंगा, अब मैं डायरेक्टली रिजल्ट याद कर लूंगा कि भाई अगर n लोगों को n जगह पर अगर बिठाना सर्कल का तो सीधे n-1 फैक्टोरियल का हम लोग यूज कर सकते हैं। समझ गए। चलो आगे देखना जैसे मान लो क्वेश्चन होता, मान लो 4 बॉयज एंड 5 गर्ल्स, 4 बॉयज एंड 5 गर्ल्स, 5 ही कर लेता हूं, 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स आर टू बी अरेंज्ड इन अ सर्कल, आर टू बी अरेंज्ड इन अ सर्कल, ठीक है। मान लो पूछा होता नंबर ऑफ वेज दिस कैन बी डन इफ, मान लेते पहला होता नो रिस्ट्रिक्शन, कि अगर मान लो अगर तुम्हें कोई भी अगर रिस्ट्रिक्शन अगर हम ना दें तो तुम कितने डिफरेंट तरीके से 5 बॉयज और 5 गर्ल्स को सर्कल में अरेंज कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपली सर हम लोग बार बार इतना लंबा नहीं करेंगे, सीधा रिजल्ट याद कर लेंगे कि सीधा 10 लोग हैं तो 10 डिफरेंट लोगों को 10 सीट्स में बिठाना है और सर्कल में, तो सीधा आंसर क्या होगा, n-1 का फैक्टोरियल। तो 10-1 का फैक्टोरियल, तो आंसर कितना आएगा, सीधा 9 फैक्टोरियल। तो 10 लोगों को सर्कल में अरेंज करने के तरीके कितने होते हैं, 9 फैक्टोरियल, कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा मान लो होता, मान लो इफ b1 एंड b2 ऑलवेज स्टेज टुगेदर, b1 एंड b2 कम्स टुगेदर। क्वेश्चन अभी भी यही है कि तुम्हें इन 10 लोगों को सर्कल में बिठाना है,
बट इस बार कंडीशन छोटी सी क्या है कि B1 और B2 को हमेशा साथ में ही आना चाहिए। तो लॉजिक अभी भी हम लोग वही यूज करेंगे कि सीधा B1 और B2 को बांध देंगे। तो B1 B2 को बांध दिया, तो इन दोनों के अलावा बचे 10 में से 2 चले गए, बचे कितने 8। तो 8 एंटिटीज वो और ये एक 9th एंटिटी। तो समझ के टोटल तुम्हारे पास अब कितनी एंटिटीज है? 9 एंटिटीज है। लेकिन समझना, अब इन 9 एंटिटीज को तुम्हें सोचो सर्कल में बिठाना था। तो बस एक चीज याद रखो कि n डिफरेंट एंटिटीज को n जगह पे सर्कल में बिठाने के जो तरीके होते सीधा कितने होते? n-1 का फैक्टोरियल। तो इन 9 एंटिटीज को ध्यान देना सर्कल में बिठाने के लिए तो क्या होता? सीधा 9-1 का फैक्टोरियल मींस कितना? 8 का फैक्टोरियल। लेकिन सोचो इसमें अगर B1 B2 को अगर मैं रिप्लेस कर दूं या अरेंज कर दूं तो सोचो दो अलग अलग अरेंजमेंट बनते, तो उसका एक 2 फैक्टोरियल और आएगा। ये फील है कि सोचो B1 और B2 को अगर मैं अरेंज करूंगा तो डिफरेंट अरेंजमेंट्स बनेंगे। जैसे सोचो अगर मान लो B1 B2 ऐसे बांधते सर्कल में, ठीक है, ऐसे मान लो एक अरेंजमेंट होता, और इसी में सोचो अगर हम B1 और B2 को आपस में अगर पलट देता और B2 अगर यहां आ जाता, B1 अगर यहां आ जाता और बाकी सब कुछ सेम रहता, तो सोचो ये एक दूसरा अरेंजमेंट बनता। क्यों? इस केस में सोचो B1 के लेफ्ट में B2 था, इस केस में B1 के राइट में B2 है, तो सोचो ये डिफरेंट अरेंजमेंट्स बनते एज ऑफ दिस। मींस इनको अगर मैं आपस में अरेंज करूंगा तो इनटू 2 का मल्टीप्लाई होना भी चाहिए था। मींस सब कुछ सेम है, बस तुम्हें इतना याद रखना है कि सर्कल के केस में बस तुम्हें क्या लेना था? एक n-1 का फैक्टोरियल लेना था बस। बाकी जैसे हम लोग रो के क्वेश्चंस करते थे सब एज इट इज इसमें भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ गए? तो जैसे अगर मान लो होता ऑल गर्ल्स आर टुगेदर, ऑल गर्ल्स आर टुगेदर, सारे गर्ल्स को साथ में आना चाहिए। तो सारे गर्ल्स को अगर साथ में आना है तो सिंपली क्या करें? इन 5 को बांध दो। तो इन 5 को बांधते तो एक एंटिटी, ये 5 के 5 डिफरेंट एंटिटीज, तो 5 और 1 6, तो 6 एंटिटीज को सर्कल में अरेंज करने का 6-1 का फैक्टोरियल। लेकिन जिनको बांधा था उनको आपस में अरेंज कर सकते हैं, तो कितना आएगा? 5 फैक्टोरियल और आएगा। समझ गए? इस बार सोचो मान लो क्वेश्चन होता बॉयज एंड गर्ल्स, मान लो होता, पहले तो ये ले लेते चलो, G1 G2 G3, G1 G2 G3, no 2 are together, no 2 are together, इनमें से कोई भी दो साथ में नहीं होनी चाहिए। समझना, इन तीनों में से कोई भी दो साथ में नहीं होनी चाहिए मींस इनडायरेक्टली ये कि तीनों को आपस में अलग अलग होना है, या तीनों में से कोई भी दो साथ में नहीं आने चाहिए, या सिंपली क्वेश्चन ये समझो कि इन तीनों को बेसिकली हमें गैप्स में प्लेस करना था। तो इन तीनों को गैप में प्लेस करने के लिए वापस से सिंपली जैसे हम लोग करते थे वही करेंगे। क्या करेंगे? इन तीनों को हटा देंगे। तो इन 3 को अगर हटाते तो 10 में से 3 चले गए, बचे कितने? 7। तो उन 7 को पहले क्या करो? अरेंज कर लो। तो सर पहले जब रो में करना होता तो हम लोग क्या करते थे? पहले 10 में से इन 3 को हटाते थे, बाकी 7 को हम लोग रो में अरेंज करते थे। लेकिन इस बार चूंकि सर्कल का क्वेश्चन है तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? बाकी 7 को सर्कल में अरेंज करना पड़ेगा। और जो 7 लोगों को सर्कल में अरेंज करने के जो तरीके होते वो कितने होते? 6 फैक्टोरियल। ये चला, क्योंकि इन 3 को हटाया, बाकी 7 को बिठाया, लेकिन उन 7 को किस में बिठाना है? सर्कल में, इसलिए कितना है? 6 फैक्टोरियल। अब ये सोचो कि 7 लोग यहां बैठ चुके हैं, ठीक है। मान लो कोई भी अरेंजमेंट होता, जैसे मान लो B1 यहां होता, B2 यहां होता, G5 यहां होता एंड सो ऑन, कोई भी अरेंजमेंट होता, 7 लोग बैठ चुके हैं। तो अब जरा ये फील करो इनके बीच में गैप कितने होंगे। तो सर इनके बीच में गैप होगा 1 2 3 4 5 6 7। तो सोचो रो के केस में क्या होता था? अगर n लोग होते थे तो उनके बीच में जो गैप्स होते थे वो n+1 होते थे। लेकिन सर्कल के केस में क्या होगा? अगर n लोग अगर सर्कल में बैठे हैं तो उनके बीच में जो गैप्स होंगे वो n ही होंगे। ये समझ में आया? तो अगर 5 लोग अगर बैठे हैं सर्कल में तो उनके बीच में जो गैप्स होंगे वो भी कितने होंगे? 5। 10 लोग बैठे होंगे तो भी कितने होंगे? 10। हाँ, 12 लोग अगर रो में होते तो उनके बीच में जो गैप्स होते वो कितने होते? 1 ज्यादा 13 होते। ये समझ में आया क्या? दूसरी चीज, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? इन तीनों गर्ल्स को हमें इन गैप्स में प्लेस करना पड़ेगा। तो 7 गैप्स थे लेकिन 3 ही गर्ल्स थी, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? इन 7 में से कोई भी 3 गैप्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा। 7C3। मान लो मैंने एक ये वाला गैप सेलेक्ट करा, एक ये वाला गैप सेलेक्ट करा और एक ये वाला गैप सेलेक्ट किया। अब क्वेश्चन उठता है कि इन तीनों गैप्स में इन तीनों गर्ल्स को प्लेस करने के तरीके कितने?
3 फैक्टोरियल या 3 माइनस 1 का फैक्टोरियल, क्वेश्चन ये उठता है। जरा सोचने की कोशिश करो कि समझ गए ना। अब इन तीनों गैप्स में हमें इन तीनों गर्ल्स को प्लेस करना होता, तो इन तीनों गैप्स में इन तीनों को प्लेस करने के लिए 3 फैक्टोरियल यूज करेंगे या 3 माइनस 1 का फैक्टोरियल यूज करेंगे। तो समझने की कोशिश करना, इसके लिए हम लोग 3 फैक्टोरियल ही यूज करेंगे, क्योंकि ये फील करने की कोशिश करो कि जब हम ये काम करने गए उससे पहले ये काम हो चुका है। मीन्स ना उस सर्कल में सर ना कुछ लोग बैठ चुके हैं, और ये तो सोचो हमने बात करी थी कि अगर सर्कल में सोचो अगर एक भी बंदा अगर बैठ गया तो उसके फ्रेम के हिसाब से हम लोग सोचो बाकी सबकी सीट्स को नंबरिंग कर सकते हैं। तो जैसे ही एक बंदा सर्कल में बैठ गया, ये समझो अब वो सर्कल का क्वेश्चन सीधा रो के क्वेश्चन में कन्वर्ट हो चुका है। समझ गए? तो चूंकि यहां पे अब कुछ लोग बैठ रखे हैं, तो चूंकि अगर कुछ लोग बैठ रखे हैं तो इन गैप्स में जो नंबरिंग हम दे सकते हैं कि B1 के लेफ्ट में जो गैप्स, B1 से क्लॉकवाइज चलो और जो भी गैप आ रहा है उनको नंबरिंग दे दो। तो सीधा ये गैप 1, ये गैप 2, गैप 3, गैप 4, गैप 5, गैप 6, गैप 7। तो सीधा चूंकि गैप्स में नंबरिंग हो गई तो सीधा 3 गैप्स में 3 लड़कियों को प्लेस करने का सीधा कितना होता? 3 फैक्टोरियल होता। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, मान लो था बॉयज एंड गर्ल्स कम अल्टरनेट, मान लो था बॉयज एंड गर्ल्स कम अल्टरनेट। तो सर ना अगर अल्टरनेट अगर इनको आना है तो पहले तो मैं क्या करता हूं, सारे बॉयज को बिठाता हूं। तो बॉयज को बिठाने के समय ना तो 5 बॉयज थे, तो 5 समय ना अभी से ना इनिशियली सर्कल में कोई नहीं बैठा है, तो पहले मैं क्या कर रहा हूं, गर्ल्स पांचों के पांचों बॉयज को बिठाता हूं। तो पांचों बॉयज को सर्कल में बिठाने का, और इनिशियली सर्कल खाली है, तो समझना कितना आएगा? 4 फैक्टोरियल। समझ गए ना? जब पहली बार में सर्कल में किसी को बिठाने जाओगे तो n-1 फैक्टोरियल का यूज करना पड़ेगा। अब जरा फील करने की कोशिश करो कि 5 बॉयज बैठ चुके हैं, B1, B2, B3, B4, B5। ठीक है, अब मुझे क्या करना था? बॉयज और गर्ल्स को अल्टरनेट बिठाना था। तो सोचो एक ही तरीका है कि हर एक गैप में सोचो एक गर्ल आ जाए। सोचो 5 ही गैप से और 5 ही गर्ल्स से, तो अब इन 5 गैप्स में सोचो मुझे एक एक गर्ल्स को बिठाना था। अब इन 5 गैप्स में एक एक गर्ल्स को बिठाने के लिए क्या यूज करेंगे? 5 फैक्टोरियल या 5-1 का फैक्टोरियल? तो वापस से वही, क्योंकि सर ना बॉयज अब बैठ चुके हैं, और अगर कोई सर्कल में अगर पहले से अगर बैठा रखा है तो अब ये सिंपली क्वेश्चन किसका हो गया? रो का हो गया। तो सिंपली इन 5 गैप्स में 5 गर्ल्स को बिठाने के सीधा जो आंसर आता वो कितना होता? 5 फैक्टोरियल। ये चला, ठीक है? ये समझा हमने क्या किया? मान लो था इधर B1 B2 comes together और G1 G2 never comes together। मान लो था कि या तो B1 B2 साथ में आए या G1 G2 साथ में ना आए। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। जैसे ना, तो वापस से इधर और का क्वेश्चन है, तो इधर और का क्वेश्चन होगा तो सिंपली हम लोग कैसे करेंगे? तो पहली चीज के होने के तरीके, तो B1 B2 साथ में आए इसके होने के तरीके, प्लस दूसरी चीज को होने के तरीके, तो G1 G2 नेवर कम्स टुगेदर, ये इसका होने का तरीका। तो G1 G2 को हमें साथ में नहीं आना सर, इधर दिस और दिस, तो दिस प्लस दिस माइनस, जब ये भी हो जाए एंड ये भी हो जाए, मीन्स B1 B2 साथ में भी आ जाए एंड G1 G2 साथ में ना आए, ये के समय क्या करने पड़ेंगे? माइनस करने पड़ेंगे। तो पहले देखते हैं B1 B2 साथ में आए, तो क्या करते? इन 10 में इन दोनों को बांध देते, तो बचे 8 और ये एक 9 एंटिटीज। तो 9 एंटिटीज को सर्कल में बिठाने का 8 फैक्टोरियल, और B1 B2 को आपस में अरेंज करते, तो इनटू कितना? 2 फैक्टोरियल। समझ गए? प्लस G1 G2 साथ में ना आए तो इनको गैप में बिठा देंगे। ठीक है, या तो गैप में बिठा दो, या तो ये सोचो टोटल में से वो केस माइनस कर दो जब G1 G2 साथ में आए, और सर वो करना आसान था। टोटल कितने होते? 9 फैक्टोरियल। माइनस वाले केस से जब G1 G2 साथ में आए, सोचो उसका आंसर यही तो होता। ये चल गया ना, दिस। समझ गए? माइनस कौन से केसेस? जब B1 B2 साथ में भी हो और G1 G2 साथ में ना हो, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? G1 G2 को गैप में बिठा देंगे। तो G1 G2 को पहले भगा दो, बचे कितने? 8। उन 8 में इन दोनों को बांध दो,
तो उन 8 में इन दोनों को बांधा तो बचे 6 वो और ये एक एंटिटी 7। इन सातों एंटिटीज को अरेंज कर दो। तो इन 7 एंटिटीज को सर्कल में अरेंज करने का 6 फैक्टोरियल। समझ गए ना? ये चला कि तुमने G1 G2 को भगा दिया, तो G1 G2 को भगाया तो एक तो B1 B2 की एंटिटी बची ये वाली, और इसके अलावा 6 और बचे। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, इन सातों को सर्कल में बिठा दिया। तो इन सातों को सोचो सर्कल में बिठाने का, सोचो B1 B2, कुछ ऐसे 6 फैक्टर तरीके होते, और इसमें भी सोचो B1 B2 को मैं आपस में अरेंज कर सकता था। तो B1 B2 को आपस में अरेंज कर सकते थे, इसके कितने तरीके होते? 2 फैक्टर। अब क्वेश्चन उठता है इनके बीच में गैप कितने? तो गैप के लिए समझना, इस बार B1 B2 के बीच वाला जो गैप है उसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें B1 B2 को हमेशा साथ में रखना था। तो चूंकि समझना ये 7 एंटिटीज थी, इस पूरी को एक एंटिटी माना था, तो इन 7 के बीच में 7 गैप्स होंगे। तो इन सातों गैप्स में मुझे क्या करना पड़ेगा, G1 G2 को प्लेस करना पड़ेगा। तो इन 7 में से क्या करें, कोई भी 2 गैप ले ले, 7C2, उसमें मैं क्या कर रहा हूं, G1 G2 को अरेंज कर दे रहा हूं। तो सोचो इसका जो आंसर होता वो कुछ ही होता। समझ में आया कि पहले हमने G1 G2 को हटा दिया, ठीक है, बाकियों को बिठा दिया, और बाकियों को बिठाने में मैंने ये ध्यान रखा कि B1 B2 हमेशा क्या है, साथ में आए, तो उनको बांध दिया, सबको अरेंज कर दिया। फिर इनके बीच में गैप देख लिए, तो गैप देखने के बस इतना ध्यान रखा कि इनके बीच वाले गैप को हमने गैप नहीं माना। तो सिंपली 7 डिफरेंट एंटिटीज के बीच में सीधा गैप्स भी कितने, 7 ही होते। तो उन 7 में से कोई भी 2 गैप्स लिए, उसमें हमने क्या करा, G1 और G2 को प्लेस कर दिया। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको? चलो, यहां कोई दिक्कत नहीं यहां तक? चलो आगे चले। ठीक है, इसको हटा रहा हूं ना। हाँ देखना बच्चों, तो चाहो तो इस वाले क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन देखने क्या है, अ राउंड कॉन्फ्रेंस मीटिंग इज टू बी हेल्ड इन विच, उस कॉन्फ्रेंस में एक प्रेसिडेंट आता है, 2 वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, 5 टीम मेंबर्स होते हैं और 6 डेलीगेट्स आते हैं। तो टोटल 6 5 13, 2 15 और 1 16 लोग हैं उस राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल पे। तो इनको हमें क्या करना था, इनको बिठाना था। ऑब्वियसली राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल है तो मैं समझ गया ना, राउंडेड सीट्स हैं, मैं सर्कल में बिठाना था इन 16 लोगों को। तो पूछा गया था नंबर ऑफ वेज कितने होंगे। पहले में क्या है, प्रेसिडेंट ऑलवेज सिट बिटवीन वीपीज, तो दोनों वाइस प्रेसिडेंट के बीच में ही प्रेसिडेंट को हमेशा बिठाना था। ऑल डेलीगेट्स आर टुगेदर, समझ में आ रहा होगा। नो टीम मेंबर सिट्स बिसाइड्स प्रेसिडेंट, समझ में आ रहा होगा। ऑल डेलीगेट्स एंड टीम मेंबर्स सिट अल्टरनेट, मींस अल्टरनेट पोजीशन पे डेलीगेट टीम मेंबर ऐसे बैठने चाहिए। अ वाइस प्रेसिडेंट इज ऑलवेज सिटिंग ऑन द राइट साइड ऑफ द प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट का जो राइट साइड है उसमें हमेशा एक वाइस प्रेसिडेंट को बैठा होना चाहिए था। नो 2 टीम मेंबर्स सिट टुगेदर, समझ में आ रहा होगा। बोथ वाइस प्रेसिडेंट सिट ऑपोजिट टू ईच अदर, मीन्स अगर यहां बैठा तो दूसरा उसके जस्ट सामने होना चाहिए। समझ, 16 सीट से तो ऐसा हो सकता अपना, समझ गया ना। अगला, नीदर एनी 2 टीम मेंबर नॉर द 2 वीपीज सिट टुगेदर, ना तो कोई भी 2 टीम मेंबर साथ में होने चाहिए, ना ही कोई भी दोनों जो वीपीज थे ना ही उनको साथ में होना चाहिए था। समझ गए? तो चाहो तो वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। ठीक है, चलो ठीक है, देखना मैं सॉल्यूशन बताता हूं। तो पहला कहता है प्रेसिडेंट ऑलवेज सिट्स बिटवीन द वीपीज, तो क्या करेंगे, सिंपली इन दोनों वीपी को लो, प्रेसिडेंट को लो, इन तीनों को बांध दो। तो इन तीनों को बांधे तो टोटल कितने लोग थे, 16 में से 3 गए, बचे कितने, 13 वो और ये एक एंटिटी 14। तो इन 14 एंटिटीज को सर्कल में बिठाने के, तो 14 एंटिटीज को सर्कल में बिठाने के कितने होते, 13 फैक्टोरियल। सही है ना, 6 5 11 2 13 3, एक मिनट कम लोग हैं क्या, 6 5 11, 16 लोग कहां से हो गए थे, 6 5 11 2 13 1 14 ही लोग तो हैं। तो 14 में से 3 लोग चले गए, तो 14 में से 3 लोग चले गए तो बच्चे कितने उधर, 11 और एक एंटिटी 12, तो टोटल 12 एंटिटीज को सर्कल में बिठाने के, तो 12 एंटिटीज को सर्कल में बिठाने के तरीके कितने होते, 11 फैक्टोरियल। और सना जिन 3 लोगों को तुमने बांधा था, जैसे VP1 प्रेसिडेंट फिर VP2, इसमें से जो ये 2 तो आपस में अरेंज अभी भी हो सकते हैं, तो इनके आपस में अरेंजमेंट की वजह से जो आंसर आता वो कितना आता, 2 फैक्टोरियल। समझ गया ना, तुमने तीनों को बांधा था तो प्रेसिडेंट को तो हमेशा बीच में बैठना था, बट जो आपस में जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो तो अपनी जगह इंटरचेंज कर सकते थे, तो उसके वजह से एक 2 फैक्टोरियल आएगा। समझ गए?
अगले लिखना ऑल डेलीगेट्स सिट टुगेदर, तो सारे डेलीगेट्स को बांध दो, तो 6 के 6 को बांधते, 5 2 7 और 1 कितने 8, 8 और 1 वो 9। तो इन 9 एंटिटीज को सर्कल में अरेंज करने का, तो 9 एंटिटीज को सर्कल में अरेंज करने कितने होते हैं 8 फैक्टोरियल। और अब जिन 6 डेलीगेट्स को तुमने बांधा था वो आपस में तो अरेंज हो ही सकते थे, तो इनटू कितना 6 फैक्टोरियल। समझ गए? अगला नो टीम मेंबर सिट्स बिसाइड्स प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट के बगल में से ना कोई भी टीम मेंबर नहीं आना चाहिए। तो क्यों ना ऐसा करता हूं मैं कि पहले ये देख लेता हूं कि प्रेसिडेंट के जो अगल बगल वाली जो दो जगह हैं इन पे पहले मैं क्या करता हूं किसी नॉन टीम मेंबर वाले को बिठा देता हूं। तो देखो या तो दोनों वाइस प्रेसिडेंट आ सकते थे या तो 6 डेलीगेट्स में से कोई आ सकता था। तो टोटल लोग कितने आ सकते हैं 8। तो इन 8 में से पहले तो मैं ये सिलेक्ट करता हूं कि वो कौन से 2 होंगे जो प्रेसिडेंट के बगल में बैठेंगे। 2 चूज कर लिए, ठीक है। अब उन दोनों को समझ गए ना, जो भी आते कोई भी 2 मान लो डेलीगेट 1 और डेलीगेट 2 आ जाते। अब क्या करो इन तीनों को बांध दो, तो इससे ये इंश्योर हो जाएगा कि कभी भी प्रेसिडेंट के बगल में इन 2 के अलावा और कोई नहीं आएगा। समझ गए ना? तो इनमें इनको बांध दिया, तो टोटल लोग जो तुम्हारे 14 थे, 14 में से 3 गए, बचे 11, 11 और एक एंटिटी 12। इन 12 को सर्कल में बिठाते, तो इन 12 को सर्कल में बिठाने का कितना होता 11 फैक्टोरियल। वापस से ये 2 तो आपस में अरेंज हो ही सकते थे, इनटू कितना 2 फैक्टोरियल। तो इस केस का आंसर ही होता। समझ गए? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? चलो अगला क्या था, ऑल डेलीगेट्स एंड टीम मेंबर्स सिट अल्टरनेट। और अच्छी बात समझना क्या थे कि 6 डेलीगेट्स थे और 5 टीम मेंबर्स थे। तो सोचो एक ही तरीका बचता है कि सोचो 6 डेलीगेट्स थे D1 D2 D3 D4 D5 D6 और सब 5 टीम मेंबर थे। तो मजबूरी थी कि टीम मेंबर्स को सोचो इनके बीच में जो गैप्स थे इन्हीं में ही आना पड़ता। ये चला, तो क्या करेंगे इनको ऐसे बिठा के बांध देते हैं। समझ गए ना? 6 डेलीगेट्स थे, उनके बीच में 5 गैप्स थे, तो उन्हीं में 5 टीम मेंबर्स को आना था। इन सबको बांध दो, तो इन सबको बांधो तो ये पूरे एक एंटिटी, 2 और 1 3, तो एक एंटिटी ये और 3 ही एंटिटीज, तो टोटल कितनी एंटिटीज हो गई 4। तो इन चारों एंटिटीज को सर्कल में अरेंज करने का, ध्यान देना सर्कल में अरेंज करने का कितना होगा 3 फैक्टोरियल। लेकिन ये जो एंटिटी थी इसमें सोचो डेलीगेट्स आपस में अपनी जगह अरेंज कर ले, तो डेलीगेट्स आपस में अपनी जगह चेंज कर लेते, या जो टीम मेंबर्स हैं वो अपनी आपस में अपनी जगह चेंज कर ले। तो उसका आंसर कितना आता 6 फैक्टोरियल इंटू कितना 5 फैक्टोरियल। ये चला। अगला लिखना, अ वीपी ऑलवेज सिट्स ऑन द राइट साइड ऑफ द प्रेसिडेंट। तो एक वाइस प्रेसिडेंट हमेशा प्रेसिडेंट के राइट साइड में होना चाहिए। तो पहले तो मैं क्या करता हूं, समझना अच्छे से, कि प्रेसिडेंट के बीच में वो कौन सा बंदा होगा या कौन सा वाइस प्रेसिडेंट होगा जो हमेशा उसके राइट में आएगा, पहले तो हम वो सोच लेते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे 2C1 कि दोनों वाइस प्रेसिडेंट में से वो कौन सा वाइस प्रेसिडेंट होगा जो इसके राइट साइड में आना, वो देख लिया। अब क्या करो, इन दोनों को बांध दो। तो इन दोनों को बांधते तो टोटल 14 थे, 14 में से 2 चले गए, तो 2 चले गए तो बचते कितने 12 वो और ये कितना 13। इन 13 को सर्कल में बिठाने का, तो इन 13 को सर्कल में बिठाने का कितना होता 12 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत नहीं। और अब ध्यान देना, इन दोनों को जो मैंने बांधा था इनको मैं अरेंज नहीं कर सकता। सोचो मैंने सिलेक्ट किया 2 में से कोई भी एक वाइस प्रेसिडेंट सिलेक्ट किया था, उसको मैंने क्या किया था इस प्रेसिडेंट के राइट साइड में बिठा दिया था, और फिर मैंने इन दोनों को बांध दिया था। तो सोचो फिर मैंने बाकियों को अरेंज किया तो बाकी कुछ अरेंजमेंट में बैठ जाते। तो अब सोचो अगर मैं 2 फैक्टोरियल अगर कर देता, मैं इसमें क्या करता, प्रेसिडेंट को यहां कर देता और वाइस प्रेसिडेंट को यहां कर देता। समझ गए? तो ये क्या होता है, ये जो वाइस प्रेसिडेंट होता वो फिर लेफ्ट में चले आता प्रेसिडेंट के, मींस वो जो इनका आपस में अरेंजमेंट था अब वो चीज इसमें नहीं होगी। समझ गए? क्योंकि हमें क्या करना था, हमेशा इस वाइस प्रेसिडेंट को इस प्रेसिडेंट के राइट में ही रखना था। तो पहले 2 में से एक वाइस प्रेसिडेंट चूज किया, उन दोनों को बांधा, बाकियों को अरेंज कर दिया। समझ गए? और इनका अरेंज करने का एक ही तरीका होगा, या अरेंज नहीं कर सकते इनको। ये चला। अगले ना, नो 2 टीम मेंबर्स सिट टुगेदर। तो सीधे टीम मेंबर्स को गैप में बिठा देते हैं, तो पहले बाकियों को बिठा दो। तो 6 डेलीगेट्स, 2 वाइस प्रेसिडेंट और 1 प्रेसिडेंट, तो 6 2 8 1 9। तो इन 9 को सर्कल में बिठाते हैं, तो 9 लोगों को सर्कल में बिठाने का 8 फैक्टोरियल। और 9 लोगों के बीच में 9 ही गैप्स होते हैं सर्कल में, तो इन 9 गैप्स में मुझे 5 टीममेट्स को बिठाना था।
तो इन 9 में से कोई भी 5 गैप्स को सिलेक्ट करो, उसमें क्या करो, टीम मेंबर्स को डाल दो। समझ गए? अगला देखना काफी अच्छा था, बोथ वाइस प्रेसिडेंट सिट्स ऑपोजिट टू ईच अदर। तो देखना, इसको करने का ऑब्वियसली कई तरीके होंगे, इवन बहुत सारे क्वेश्चन करने के बहुत तरीके थे। तो सबसे अच्छा तरीका पता करने है कि तुम्हारा तरीका सही है या नहीं, सीधा आंसर मैच कर लो कि अगर आंसर तुम्हारे यही आए तो मैक्सिमम चांसेस है कि तुमने भी जो सोचा होगा वो सही होगा। स्टिल अगर डाउट लग रहा हो, ठीक है, तो एक बार जब डाउट क्लास होगी तो उससे मेरे से पूछ लेना कि सर ये सही था क्या सोचना, ठीक है। जैसे इसमें सोचना बोथ द वाइस प्रेसिडेंट सिट्स ऑपोजिट टू ईच अदर, तो इसमें से ना टोटल तुम्हारे पास जो सीट्स थी वो कितनी थी, 14 सीट्स थी। तो 7 सोचो इस साइड थी, 3 4 5 6 7, समझ गए, और 7 इस साइड थी, 1 2 3 4 5 6 7, तो समझ गए। तो ऑपोजिट सीट्स देखना, ये दो सोचो एक ऑपोजिट सीट है, ये दो सोचो आपस में ऑपोजिट सीट है, ये दो सोचो आपस में ऑपोजिट सीट्स थी, ये दो भी सोचो आपस में ऑपोजिट सीट्स हैं। ये चल रहा है ना, ऑपोजिट सीट्स का मतलब क्या है, ठीक है। यहां तक आया सर में, ऑपोजिट सीट का मतलब क्या है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, दोनों वाइस प्रेसिडेंट को पहले तो मैं ऑपोजिट सीट्स में बिठा देता हूं, ठीक है। तो पहले ये सोचने की कोशिश करो कि सबसे पहले दोनों वाइस प्रेसिडेंट को ऑपोजिट सीट्स में बिठाने के तरीके कितने होंगे। सोचो, या तो वो दोनों इन दोनों जगह चले जाए, सोचो एक यहां चला एक यहां चले जाए, या वो दोनों यहां चले जाए, या वो दोनों यहां चले जाए, या वो दोनों यहां चले जाए, समझ गए। और सोचो ऐसे टोटल सोचो 7 जगह होती, ये दो ये दो या ये दो, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल सोचो उनके पास 7 ऑप्शन होते। क्या ये सही है ना, ये 7 में से कोई भी एक जगह चूज करे दोनों वाइस प्रेसिडेंट और वो दोनों आपस में ऑपोजिट में बैठ जाए, क्या ये सही है ये गलत है, ये सोचो, समझ गए ना। 7 ऑपोजिट प्लेसेस थी, ये दो ये दो ये दो ये दो ये दो, ऐसे करके 7 थी। तो इन दो वाइस प्रेसिडेंट के पास जो 7 ऑप्शंस थे, इन 7 में से किसी भी 2 ऑपोजिट जाके बैठ जाए। तो शायद अगर समझ में आ गया होगा अभी तक तो ये गलत है, क्योंकि समझना इसको स्पेस में जाके फील करो कि स्पेस में सोचो 14 सीट्स ऐसी लगी हुई हैं, 14 सीट्स लगी हुई हैं, ठीक है। फील करने की कोशिश करना, 2 लोग आए, तुमने उन दोनों से कहा कि भाई तुम इन 14 में से कैसे भी करके ऑपोजिट एंड्स में जाके बैठ जाओ, ठीक है। तो मान लो पहले वो गए इस ऑपोजिट एंड पे बैठ गए, समझ गए। तुमने देखा कि भाई ये दोनों यहां बैठे हैं, तुमने कहा भाई एक तरीका हो गया। अब तुमने फिर से आंख बंद कर ली और ऐसे गोल घूम गए, तुम्हें पता नहीं चला कि अरेंजमेंट कैसा आ गया, समझ गए ना, कि तुम्हें पता नहीं है अब क्या हो रहा है। अब वो दोनों उठ के कहीं और बैठ गए। अब सोचो जब तुम उनको देखोगे, क्या तुम बता पाओगे कि ये जो तरीका है बैठने का वो पिछले तरीके से डिफरेंट है या सेम है। सोचो नहीं बता पाओगे। तो शायद अगर फील हो रहा हो तो शायद समझ में आ गया होगा कि दोनों वाइस प्रेसिडेंट को ऑपोजिट एंड से बैठने का सोचो एक ही तरीका होगा। वो किन्हीं भी 2 पे बैठ जाए, क्योंकि समझ गए अभी इनिशियली सर्कल है, तो इनिशियली सर्कल में 2 ऑपोजिट जगह पे बैठने के तो 2 - 1 का फैक्टर होना भी चाहिए था। तो दोनों वाइस प्रेसिडेंट को सोचो ऑपोजिट जगह पे बैठने का सीधा एक ही तरीका होगा। और अब एक बार जब दोनों बैठ गए, ना, अब एक बार जब दोनों बैठ गए, अब कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बच्चे कितनी, 12 सीट्स और 12 लोग, तो इन 12 लोगों को इन 12 सीट से बिठाने के ध्यान देना 12 फैक्टोरियल ही होगा, ना कि 12 - 1 फैक्टोरियल, क्योंकि अब कुछ लोग उस सर्कल में बैठ चुके हैं। और अगर जैसे ही कोई सर्कल में बैठ गया तो अब सिंपली क्वेश्चन रो वाला हो गया। तो सिंपली 12 जगह है, 12 लोग, तो सीधा 12 फैक्टोरियल आंसर आएगा। तो इसका आंसर ये ना होके ये होगा, ठीक है। इसको सोचने की कोशिश करना। अगला अपना क्या था, नीदर एनी 2 टीम मेंबर्स नॉर 2 VPs सिट टुगेदर, ठीक है। हाँ, ये काफी अच्छा है, देखना। तो इसको करने के लिए समझना, इस बार सना ये टोटल माइनस इधर और से नहीं हो पाएगा, समझना। इस बार ये टोटल माइनस इधर और से नहीं कर पाओगे, क्योंकि समझना नीदर एनी 2 टीम मेंबर्स, ठीक है, नॉर द 2 VPs सिट टुगेदर। इसका मतलब है कि कोई भी 2 टीम मेंबर साथ में नहीं होने चाहिए, कोई भी 2, और कोई भी 2 VP भी साथ में नहीं होने चाहिए। तो इस बार सुना अगर इसको टोटल माइनस इधर और से करते तो सुना बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ईदर एनी 2 टीम मेंबर आर टुगेदर
एनी टू टीम मेंबर आर टुगेदर और बोथ वीपी आर टुगेदर। बिल्कुल सही ये बनता, लेकिन इसमें से ना हम इस चीज का आंसर नहीं निकाल पाएंगे। तो तुम्हारे पास 5 टीम मेंबर्स थे, तो ऐसे कितने तरीकों से सर एनी, समझ गए ना, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी 2 ही साथ में होने चाहिए। सोचो इसका उल्टा क्या होगा, नीदर एनी 2 टीम मेंबर्स आर टुगेदर। इसका मतलब क्या है कि कोई भी 2 टीम मेंबर साथ में नहीं होने चाहिए, इसका मतलब है। तो ये उसका उल्टा होगा। तो सोचो पहले उसने कहा कि कोई भी 2 टीम मेंबर साथ में नहीं होने चाहिए, तो उसका उल्टा क्या होगा कि भाई इन 5 में से सबके सब अलग अलग ना हो, मतलब कोई ना कोई 2 तो साथ में हो ही हो, कोई ना कोई 2। या ऐसा करो, कहो कि एटलीस्ट 2 टीम मेंबर्स आर टुगेदर, एटलीस्ट। तो सोचो इसमें फिर हमें एटलीस्ट, सोचो 2 टीम मेंबर साथ में वो वाले केस भी लिखने पड़ेंगे, 3 टीम मेंबर साथ में वो वाले केस भी लिखने पड़ेंगे, 4 टीम मेंबर साथ में वो वाले केस भी लिखने पड़ेंगे। सोचो बहुत सारे केसेस इसमें लिखने पड़ेंगे। इजलाई क्या लिखा हुआ है कि ये लिखा हुआ है तो एटलीस्ट 2 टीम मेंबर्स आर टुगेदर, ये वो कहना चाहता है। और इसका आंसर निकालना समझना मुश्किल था काफी। थोड़ा फील करने की कोशिश करना इसको, मैंने क्यों कह रहा हूं, इतनी जल्दी नहीं क्लिक करेगा, थोड़ा इसको फील करो, ये निकालना क्यों मुश्किल है, या निकालने की कोशिश करो। और ये और कुछ नहीं, सोचो इसका उल्टा है। तो इसने कहा कि कोई भी तो 2 टीम मेंबर साथ में ना हो, तो ये उसका जस्ट उल्टा कि कम से कम 2 टीम मेंबर तो साथ में होनी चाहिए, ठीक है ना। एटलीस्ट 2 लिख देता हूं तो ज्यादा अच्छा होगा, एटलीस्ट 2 टीम मेंबर्स आर टुगेदर, ठीक है। तो इसको समझना करे कैसे, तो इसको करने के लिए समझना जो जुगाड़ है वो ये है कि पहले तो क्यों ना मैं वाले केस निकाल लेता हूं जहां पे ना कोई भी 2 टीम मेंबर साथ में नहीं थे, नो 2 टीम मेंबर्स आर टुगेदर। तो जो ये तो हमें निकालना आता है, इसको हम लोग गैप में कर देंगे, इसका आंसर हमें निकालना आता है, ठीक है। तो सोचो हमें इसका आंसर मिल गया, बट सोचो हमें इसके साथ ये भी ध्यान रखना था कि जो दोनों वीपीज थे वो भी साथ में ना आ जाए। तो सोचो जब मैंने कहा कि भाई नो 2 टीम मेंबर्स आर टुगेदर, ठीक है, इसके आंसर हमें मिल गया। अब इसमें जरा सोचो कौन कौन से केस आए होंगे। इसमें सोचो ये जो 2 सब केस होते वो ऑटोमेटिकली इसमें इंक्लूड होंगे कि जो दोनों वीपी थे वो या तो दोनों साथ में आ गए होंगे या सोचो दोनों साथ में नहीं आए होंगे। सोचो हमने खाली अगर इसका आंसर निकाला, इसका आंसर क्या होता, सोचो नो 2 टीम मेंबर्स आर टुगेदर, तो दोनों 5 टीम मेंबर्स को हटा दो, बाकी को बिठा दो, तो 6 2 8 और 1 कितना 9, इन 9 को सर्कल में बिठाने का 8 फैक्टोरियल, इनके बीच में गैप कितना होता है 9 C5 इंटू कितना 5 फैक्टोरियल। तो ये उसका आंसर होता है जब कोई भी 2 टीम मेंबर साथ में नहीं होते। लेकिन सोचो इस आंसर में ये दोनों केसेस आ रहे होंगे, या तो दोनों वीपी साथ में भी आ गए होंगे या दोनों वीपी साथ में नहीं भी आ रहे होंगे। तो हमें इसमें से सोचो कौन से केस नहीं चाहिए थे, हमें वही वाले केस नहीं चाहिए थे जब ये दोनों साथ में आ गए थे। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस वाले केस में से मैं माइनस कर रहा हूं व्हेन नो 2 टीम मेंबर्स आर टुगेदर, ये तो था ही था, ठीक है, एंड बोथ वीपीज आर टुगेदर। ये फील करने की कोशिश करो कि इसमें से मैं क्या कर रहा हूं, ये केस माइनस कर दे रहा हूं जब कोई भी 2 टीम मेंबर साथ में नहीं थे, सॉरी नो 2 टीम मेंबर्स आर टुगेदर, ठीक है, एंड बोथ द वीपीज आर टुगेदर। तो सोचो नो 2 टीम मेंबर्स आर टुगेदर मींस अभी भी इनको गैप में बिठाना है, लेकिन जो बाकी जो 9 लोग थे 6 2 8 और 1 9, इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों वीपी को बांध देंगे। तो 9 में से 2 को बांधा, बचे 7 और ये एंटिटी 8, इन 8 एंटिटीज को सर्कल में बिठाने का 7 फैक्टोरियल। लेकिन जो दोनों वीपीज को बांधा तो उनको आपस में तो अरेंज कर ही सकते थे 2 फैक्टोरियल। तो इन 8 एंटिटीज के बीच इस बार जो गैप होते वो 8 ही होते, और इन 8 गैप्स में हम लोग क्या करेंगे, इन 5 टीम मेंबर्स को प्लेस कर देंगे। तो इसका आंसर क्या होता, दिस माइनस दिस। ये फील करने की कोशिश करो थोड़ा सा, ठीक है। ये समझ में आया? पहले हमने वो सारे केसेस लिए जब कोई भी 2 टीम मेंबर साथ में नहीं थे, ठीक है, तो उसका आंसर ये आता। अब इसमें ऑटोमेटिकली क्या ये केस और ये केस दोनों आगे होंगे, तो इसमें से मैंने क्या करा, वो केस माइनस कर दिया जब ये चीज हो रही होगी, क्योंकि इसका आंसर हमें निकालना आता है कि समझे जब कुछ चीजें साथ में ना हो और कुछ चीजें साथ में हो, ठीक है। इसका हमें डायरेक्टली नहीं आ रहा था तो हमने इसमें से इसको माइनस कर दिया। ये समझ में आया मैंने क्या करा, ठीक है। तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। चलो चलो
आगे चलें। हाँ, आगे देखना बच्चों, जैसे समझना, अब अगर मान लो, ठीक है, मान लेते हैं एक आदमी के पास मान लो अगर 4 डायमंड्स होते, ध्यान देना अच्छे से, डायमंड 1, डायमंड 2, डायमंड 3, डायमंड 4, 4 डायमंड्स हैं उसके पास, ठीक है। अब उससे पूछा जाए कि तुम इन 4 डायमंड्स का यूज करके कितने डिफरेंट नेकलेस बना सकते हैं, ठीक है ना। मान लो अगर ये क्वेश्चन होता तो इस बार से ना देखो, ऑब्वियस से होता है कि नेकलेस अगर बनाना में इसको इनडायरेक्टली करना क्या है, इसको इनडायरेक्टली सोचो इनको सर्कल में अरेंज करना है। सोचो जितने डिफरेंट सर्कुलर अरेंजमेंट्स होंगे उतने डिफरेंट नेकलेस बन सकते हैं, ये समझ में आता है। तो क्वेश्चन ये है कि सिंपली इन 4 डायमंड्स का यूज करके वो कितने डिफरेंट नेकलेसेस बना सकते हैं। तो सिंपली क्वेश्चन किसका है, सर्कल का। तो 4 चीजों को सर्कल में अरेंज करने के कितने होते हैं, 4 - 1 मीन्स कितना, 3 फैक्टोरियल मीन्स कितने, 6 तरीके होते हैं, ये समझ में आता है। उसमें सोचो एक तरीका ये है अपना, और क्या हो सकता है तो अपना D1, D2, D3, D4, ठीक है ना। अब इसी में सोचो मैं ऐसे कर दूं, D1, D2, D3, D4, एक तरीका ये होता। और सोचो सर्कुलर अरेंजमेंट्स में ध्यान देना, ये और ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। ये फील आता है कि सर्कुलर अरेंजमेंट में ये चीज और ये चीज दोनों डिफरेंट है। क्यों, इस केस में सोचो इसके राइट में D4 था, इसके लेफ्ट में D2 था, इसमें इसके राइट में D2 और लेफ्ट में D4 है। तो ये जो 6 तरीके आए हैं उसमें इसने इसको एक अलग तरीका काउंट किया और इसको इसने अलग तरीका काउंट किया था, ये चलता है। और क्या हो सकते थे, D1 के सामने यहाँ D3 आया, तो ऐसे ही सोचो D1 के सामने यहाँ D2 आ जाए, और यहाँ कितना D3 और यहाँ कितना D4। सिमिलरली सोचो एक और बन सकता था D1, D3, D4 और कितना D2, 2 ये होते। और सोचो D1 के सामने D4 आ जाए, तो यहाँ कितना आ जाएगा D2 और यहाँ कितना आ जाएगा D3। और इसी में समझना D1, D3, D2 और D4, ये छठा तरीका। सोचो तो ये 6 तरीके से हम लोग क्या कर सकते थे, इन चारों को सोचो सर्कल में अरेंज कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। अब समझना, मान लो अगर तुम ही हो, तुमने किसी सोनार को या जो भी था उसको तुमने 4 डायमंड्स दिए, उसको तुमने जाकर बोला कि इसके आप क्या करें, डिफरेंट डिफरेंट नेकलेस बना के दिखाइए मुझे। तो जितने डिफरेंट तरीके से आप बनाओगे उसको मैं एक तरीके काउंट कर लूंगा, और जितने डिफरेंट तरीके से आप बनाओगे उसके आपको कुछ पैसे मिलेंगे। तो सोनार बड़ा खुश, तो उसने क्या किया, ठीक है तुम चले गए, मान लो तुम अगले दिन आए, तो अगले दिन आया तो उसने तुम्हें ये वाला नेकलेस दिखाया ऐसे करके, तुमने कहा कि बिल्कुल सही लग रहा है, ये तो अच्छा नेकलेस है। तो एक अरेंजमेंट तुमने कहा चलो ये एक तरीका बिल्कुल सही है इस नेकलेस को बनाने का, तुम चले गए, तुम अगले दिन आए और उसने समझना फिर तुम्हें समझना, उसने ईमानदारी से बिल्कुल उसने क्या किया, पहले यहाँ D1 था, D4 था, D2 था, उसने D4 को यहाँ रखा, D2 को यहाँ रखा और कुछ ये वाला बना दिया। तो अगले दिन समझना जब तुम आए तो उसने तुम्हें ये वाला नेकलेस दिखाया, तुम्हें देखने में बड़ा अच्छा लगा कि भाई ये चलो कल वाले से अलग था, समझे, कल वाले से उसको अलग लगा इनिशियली। तो उसने नेकलेस को ऐसे पकड़ा, ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है और डिफरेंट तरीका भी है, लेकिन एकदम से क्या करा, उसने नेकलेस को पलट दिया। और जैसे उसने नेकलेस को पलटा, सोचो इस नेकलेस को उसने ऐसे उठाया और ऐसे पलट दिया, और ऐसे पलटोगे तो सोचो उसको यही तो दिखेगा, ये चला, जैसे वो नेकलेस को पलटेगा उसको कुछ ऐसे दिखेगा। और जैसे उसने ये देखा वो उस पर गुस्सा हो गया कि ये सेम शेप तो तुमने मुझे कल भी दिखाया था, तुमने उसको उल्टा करके रख दिया, मुझे बेवकूफ बना रहे हो तुम। तो जाके सोनार को समझ में आएगा कि भाई ये दूसरा तरीका नहीं था। ये समझ में कि अगर इसी चीज को हम लोग पलट के देखते तो एग्जैक्टली यही तो बनता। तो सोचो क्या ये इसको नए तरीके में गिनेंगे कि नहीं गिनेंगे, तो शायद समझ में आ रहा होगा, ये समझना कोई भी नए तरीके में काउंट नहीं होगा। सोचो बिल्कुल सही है, ये जो 6 तरीके थे उसमें समझना ये चीज और ये चीज दोनों डिफरेंट काउंट होती है, क्योंकि हमने बात करा था कि सर्कुलर अरेंजमेंट्स में ध्यान देना सर्कुलर अरेंजमेंट में ये जो n-1 फैक्टोरियल आते हैं कम क्यों आते हैं, क्योंकि इस समय जो हम लोग ऐसे रोटेट करते थे जैसे D1 D2 D3 D4 या D1 D2 D3 D4 या D1 D2 D3 D4, समझ गए, चीजों को ऐसे रोटेट करने पे समझना नए अरेंजमेंट्स नहीं बनते थे, उसकी वजह से यहां समझना कुछ कम आता था, और कितना कम, n-1 का फैक्टोरियल, ठीक है। लेकिन यहां समझना दूसरी दिक्कत है, यहां दिक्कत क्या था कि समझना इसने बिल्कुल सही क्या क्लॉक, इसने यहां पे क्लॉकवाइज रखा था, जैसे D1 से D4 जाने पे जैसे D1 के लेफ्ट में D4 था, बट इसमें D1 के राइट, ये क्या बना, ये दोनों सेम ही है क्या,
कहाँ गया, सॉरी ये वाला था क्या, हाँ यहाँ से ना D1 के लेफ्ट में D4 था, यहाँ D1 के राइट में D4 था, तो कायदे से उसने बिल्कुल सही, उसने दोनों डिफरेंट बनाए। लेकिन दिक्कत क्या होगी कि इस बार ये चीज को ऐसे पलट के देख सकता था, और अगर जैसे उसने पलटा तो उसने ना वापस से जो पिछला अरेंजमेंट था वही बन गया। तो सोचो इन केसेस में एक नई दिक्कत आ रही है, क्या कि जिन चीजों को हम पलट के देख पा रहे हैं, समझना, इससे पहले ही दिक्कत क्यों नहीं आ रही थी कि हम लोग क्या कर रहे थे, किन्हीं लोगों को कुछ पर्टिकुलर सीट्स में बिठाते थे, जैसे 6 लोगों को मुझे सर्कल में बिठाना है, तो बिल्कुल सही उसका आंसर 6 - 1 का फैक्टोरियल आएगा, 5 फैक्टोरियल आएगा। क्यों? क्योंकि देखोगे तो तुम उनको ऊपर से ही ना, ऐसा थोड़ी कि तुम उनको ऊपर से देख रहे हो फिर तुमने उनको पलट दिया फिर उल्टा देखने लग गए, उसमें वो चीज पॉसिबल नहीं है। लेकिन नेकलेसेस के केस में तुम्हें जैसे नेकलेस बनाना है या फूल माला बनाना है, गार्लैंड टाइप का बनाना है, इन सब चीजों में क्या होता है कि हम लोग चीजों को पलट के देख सकते हैं। तो उसमें समझना एक अलग दिक्कत आ जाती, क्या कि पलटने पे समझना वापस से सेम अरेंजमेंट बन जाता है। और शायद समझ में आ रहा होगा कि सोचो ये जो तुम्हारा बना था D1 D2 D4 D3, इसी को सोचो अगर पलटोगे तो सोचो यही वाला तो बन जाएगा, ये चला नहीं, ये इसका नहीं था, D1 के सामने D3 था ना, D1 के सामने D3 था, ये पता नहीं कौन सा लिखा है, D1 के सामने D3 था और D4 यहाँ D2 यहाँ, इसमें कितना D2 यहाँ D4 यहाँ, ठीक है ना। सोचो इसी को तुम पलटोगे तो एग्जैक्टली यही बन जाएगा। इसमें सोचो इसको अगर तुम सोचो पलटोगे तो एग्जैक्टली ये बन जाएगा, सोचो इसी को पलटो एग्जैक्टली ये बन जाएगा। तो शायद ये फील कर पा रहे होगे कि समझना कि पहले जो हमने समझना n-1 फैक्टोरियल लिखा था उसमें समझना A B C D और इसी का ये क्लॉकवाइज और इसी का एंटी क्लॉकवाइज वर्जन, ये दोनों को डिफरेंट काउंट करता था। ये समझ रहा है कि सिंपली अगर 4 लोग अगर होते उनको हमें सर्कल में बिठाना होता, तो अगर मैं क्लॉकवाइज ABCD बिठाऊं या एंटी क्लॉकवाइज ABCD बिठाऊं, दोनों को डिफरेंट अरेंजमेंट में काउंट करेगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पे A के लेफ्ट में B था, यहाँ A के राइट में B है। लेकिन अगर सुना यही अगर सुना 4 अगर मान लो कुछ कलर बीड्स होते, जैसे 4 कलर बीड्स है मेरे पास, A कलर, B कलर, C कलर, D कलर, और इनसे मुझे सुना एक गार्लैंड बनाना है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि तुमने अगर ABCD ऐसे रखा या इसी का एंटी क्लॉकवाइज तुमने अगर कर दिया तो सुना ये दोनों को सेम कंसीडर करेगा। क्यों? क्योंकि इसी में सोचो इसी गार्लैंड को पलट के ऐसे कर दो तो एग्जैक्टली यही तो बन जाएगा। तो उसमें समझना इन दो को फिर हम लोग 2 डिफरेंट तरीके में काउंट नहीं करेंगे, इसको हम लोग एक सिंगल तरीके में ही काउंट करेंगे। ये समझना, तो गार्लैंड, नेकलेस या जिन भी चीजों को तुम ऐसे पलट के देख सकते हो उन सब में एक और फैक्टर आएगा, और शायद समझ में आ रहा हो कि वो जो फैक्टर होगा और कुछ नहीं, एक बाय 2 का फैक्टर होगा। क्योंकि देखो ये दोनों सेम हो गए, ऐसे ही सोचो एक ये वाला बनता और इसी का एक एंटी क्लॉकवाइज बनता, तो ACBD, सोचो ये दोनों भी सेम हो जाते। तो सोचो जितने तुम डिफरेंट यहां बना रहे हो तो ये जो है वो सेम बनते चले आ रहे हैं। तो सोचो एग्जैक्टली आधे अब तुम्हारे परमिसिबल होंगे, आधे तुम्हारे हट जाएंगे। तो 4 को सर्कल में अरेंज करने के कितने होते हैं, 4 - 1 का फैक्टोरियल में कितना 3 फैक्टोरियल, बट उसके समझना अब आधे ही बचेंगे, कि बाकी आधे क्या होंगे, उसी का रिवर्स या एंटी क्लॉकवाइज वर्जन होगा। तो जो क्लॉकवाइज था उसका जो एंटी क्लॉकवाइज वर्जन होगा वो हट जाएगा। तो एग्जैक्टली आधे अब तुम्हारे बच रहे होंगे। कुछ झिला मैंने क्या क्या बोला? तो बेसिकली याद कर लो, अगर नहीं समझ में आया तो सिंपली कि गार्लैंड और नेकलेस के केस में सिंपली क्या होता है, एक बाय 2 का फैक्टर एक्स्ट्रा लगाना होता है। और वो क्यों लगाना पड़ा उनको, वो इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि समझना इनिशियली ये जो 3 फैक्टोरियल था उसमें इसको और इसको डिफरेंट मानना था, बट अब गार्लैंड के केस में ये 2 डिफरेंट तो होंगे नहीं, ये दोनों बेसिकली एक ही होंगे। तो वैसे इसके 2 थे, इसके भी 2 थे, इसके भी 2 थे, तो हर क्लॉकवाइज का एक एंटी क्लॉकवाइज वर्जन एग्जिस्ट करेगा। और चूंकि मुझे आधे ही चाहिए थे तो आधे हटाने पड़ेंगे, तो सीधा आंसर ही आएगा। पता नहीं आया कि नहीं आया, क्वेश्चन देखो शायद समझ में आ जाए तो, ठीक है। जैसे ना मान लो होता हमारे पास, मान लेता अगर 7 कलर बीड्स अगर होते विद जॉल, ठीक है, मेरे पास 7 कलर बीड्स हैं, इससे मुझे क्या करना है, एक नेकलेस फॉर्म करना है, फॉर्म अ नेकलेस, फॉर्म अ नेकलेस। तो इससे मुझे नेकलेस फॉर्म करना था और मुझे पूछा गया था कि नेकलेस फॉर्म करने के तुम्हारे पास कितने तरीके होते, ठीक है। देखते हैं, पहले केस से मान लेते अगर होता कि तुम्हारे पास कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है,
तुम कैसे भी नेकलेस को बना सकते हो। तो सिंपली मैं क्या कहता कि पहले क्यों ना मैं इनको सर्कल में अरेंज कर दूं। तो इनको सर्कल में अरेंज करने जाते तो 7 थे, तो 7 में से समझना 7 को सर्कल में अरेंज करने का कितना आएगा, 7 - 1 का फैक्टोरियल मींस कितना, 6 फैक्टोरियल। लेकिन इस 6 फैक्टोरियल में समझना जो विबज्योर का क्लॉकवाइज वाला ऑर्डर होगा और जो एंटी क्लॉकवाइज वाला ऑर्डर होगा, इस 6 फैक्टोरियल में दोनों को डिफरेंट वे में काउंट किया होगा। लेकिन चूंकि हम लोग नेकलेस बना रहे हैं तो अगर तुमने क्लॉकवाइज वाला बना दिया तो एंटी क्लॉकवाइज वाला सोचो सेम ही बन जाएगा पलटने पे। मींस दोनों को मुझे दो डिफरेंट तरीके ना काउंट करके एक ही तरीका काउंट करना होगा। ये चला। तो ऐसे सोचो हर क्लॉकवाइज का एक एंटी क्लॉकवाइज मौजूद होता, हर क्लॉकवाइज का एक एंटी क्लॉकवाइज मौजूद होता, तो जितने भी एंटी क्लॉकवाइज होते वो सब हट जाते। ये सोचो कोई डिफरेंट तरीका थोड़ी होता, सेम ही तो होते, मींस आधे बचते। मींस इसका आंसर कितना आएगा, सीधा 6 फैक्टोरियल बाय 2। ये चला। हमने क्या किया, मान लो इसी में होता, मान लेते हैं ऐसे कितने नेकलेस होते जिसमें V और I कम्स टुगेदर, V और I दोनों तुम्हारे साथ में आते, ऐसे कितने होते। तो ऐसे पता करने के लिए पहले तो क्या करो, नॉर्मली जैसे सर्कल में आंसर लिखते हैं वैसे लिख लो। सोचो तो नॉर्मली हम लोग सर्कल में आंसर कैसे लिखते हैं, V और I को बांध देते, तो 7 में से 2 गए, बचे 5 और एक एंटिटी 6। तो इन 6 एंटिटीज को सर्कल में अरेंज करने का 5 फैक्टोरियल। ये चला। और फिर V और I समझना आपस में अरेंज हो सकते थे, तो उसका कितना, 2 फैक्टोरियल। ये भी आ गया। अब इसमें फील करने की कोशिश करना, ये देखो कि क्या हर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो सोचो हमने क्या किया, V और I को अरेंज कर दिया। तो सोचो कभी ना कभी सोचो ऐसा हुआ होता कि V के सोचो इस साइड I होता और बाकी B G Y और ऐसे होते, और तुमने V और I को पलट दिया। तो सोचो V और I को पलट दिया तो सोचो पक्का ये वाला कैसे बन गया होगा। ये चला इसमें। और सर इसका जो सोचो, अगर ये सोचो क्लॉकवाइज होता तो इसका एंटी क्लॉकवाइज कैसा होता, कुछ ऐसा ही तो होता, जिसमें V और I ऐसे होते। सोचो इसमें I क्या होता, सो V क्या होता, I के राइट में होता, देखो ये वाला होता। और चूंकि हमने 2 फैक्टोरियल कर दिया तो सोचो ये वाला केस भी आ रहा होगा, ये वाला केस भी आ रहा होगा। और सर चूंकि गार्लैंड वाला केस था तो अगर क्लॉकवाइज वाले अगर आ गए तो एंटी क्लॉकवाइज वालों को लेने की जरूरत तो थी नहीं। लेकिन सोचो अब दोनों आगे होंगे तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बाय 2 करना पड़ेगा। मीन सिंपल सी बात है कि अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों आ रहे हैं तो बाय 2 करो, नहीं आ रहे हैं तो बाय 2 मत करो। मैक्सिमम केसेस में बाय 2 करना पड़ता है, ठीक है। जैसे इसमें हमने 6 फैक्टोरियल करा तो इसमें सोचो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों आए होंगे। मीन सोचो अगर VIBGYOR, सोचो अगर ये वाला अगर आया होगा तो पक्का ये वाला भी इसमें आ रहा होगा। ये चला। इस 6 फैक्टोरियल में सोचो ये भी आ रहा था, ये भी आ रहा था, बट कायदे से गार्लैंड के केस में ये सोचो डिफरेंट तरीका था नहीं, किसी को पलटोगे तो एग्जैक्टली ये बन जाएगा, तो इसलिए बाय 2 करना पड़ा। इसमें भी सोचो V और I मीन्स अगर जैसे मान लो ये वाला होता कि V और I साथ में है तो देखो ये वाला केस आया होता BGYOR। तो सोचो इसी का सोचो जो क्लॉकवाइज वाला पार्ट था वो भी आया था। क्लॉकवाइज वाला पार्ट कितना होता है इसका, कुछ ऐसा होता VIBGYOR, ठीक है, समझ गए ना। ये वाला भी आया था। और अगर दोनों आ रहे हैं तो हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, बाय 2 करना पड़ेगा। ये चला। इसी में देखना अगर मान लो होता, ठीक है, V कम्स एट जस्ट राइट ऑफ I, जस्ट राइट ऑफ I, V जो है वो I के जस्ट बाजू वाले राइट में आना चाहिए। उसके तरीके कितने हैं, तो इसके लिए समझना मैं क्या कर रहा हूं, I और V को बांध दे रहा हूं। तो देखो V को मैं क्या कर रहा हूं, I के जस्ट राइट में रख रहा हूं और इन दोनों को बांध दे रहा हूं। अब इन दोनों को बांधोगे तो वापस से 5 बचे वो और एक एंटिटी 6। इन 6 एंटिटीज को सर्कल में अरेंज करने का कितना आता, 5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो देख एक कैसे वाला बनता, GYOR, सोचो एक कैसे वाला बनता, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन उठता है पहले 2 फैक्टोरियल करेंगे कि नहीं करेंगे। तो सर 2 फैक्टोरियल मींस I और V को क्या अरेंज करेंगे कि नहीं करेंगे। और चूंकि सोचो लिखा हुआ है कि V को सोचना I के राइट में ही आना है, अगर मैं इनको अरेंज कर देता तो सोचो I इधर आता, V इधर आता, तो फिर I के लेफ्ट में V पहुंच जाता, जो कि हमें नहीं चाहिए था। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे 2 फैक्टोरियल नहीं कर रहा हूं। इसलिए चूंकि मुझे क्या करना था, V को हमेशा I के राइट में रखना था, तो इनको मैं अरेंज नहीं कर सकता, तो यहां पे मैंने कोई भी इंटू 2 फैक्टोरियल नहीं किया। ये चलता है।
क्वेश्चन ये है कि अब बाई 2 करेंगे कि नहीं करेंगे, बाई 2 करेंगे कि नहीं करेंगे। तो इस बार फील करने की कोशिश करना कि देखो हमारे पास सोचो ये वाला बिल्कुल पैटर्न बना, ये सोचो कि क्या इसका क्लॉकवाइज वाला पैटर्न बना कि नहीं बना। मीन्स क्या ये वाला केस हमारे पास मिला होगा या नहीं मिला होगा इस 5 फैक्टोरियल में। आई वी समझ गए ना, आई वी उल्टा लिख दी सॉरी, GYOR। सोचो इस 5 फैक्टोरियल में क्या ये वाला केस भी होगा, अगर होगा तो बाई 2 करना पड़ेगा, नहीं होगा तो नहीं करना पड़ेगा। और सोचो ये वाला केस सोचो इस 5 फैक्टोरियल में नहीं होगा, क्योंकि इसमें सोचो क्या था, आई के राइट में भी था और इसमें सोचो आई के लेफ्ट में भी है। और याद करो हमने यहां पे इनटू 2 फैक्टोरियल नहीं किया था, मतलब हमेशा वही वाले केस गिन रहे थे जब आई के राइट में भी था। तो सोचो ये वाला जो पैटर्न था वो सोचो इस 5 फैक्टोरियल में आ ही नहीं रहा होगा। और अगर ये आया ही नहीं मतलब इस चीज को हमने 2 बार काउंट नहीं किया, और जब हमने 2 बार इसको काउंट ही नहीं किया तो डिवाइडेड बाय 2 करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कुछ हिला, ठीक है। तो इसलिए बार बार कह रहा था इसको थोड़ा समझने में कोशिश करना। मैंने क्या कहा, हमें क्या चाहिए था, v जो हमें चाहिए था वो i के जस्ट राइट में चाहिए था। तो मैंने i और v को बांधा ऐसे करके, मैंने एक अरेंजमेंट देखा कुछ ये वाला। अब इससे मैंने इनटू 2 फैक्टोरियल इसलिए नहीं किया ताकि मुझे ये मुझे पता था कि i के राइट में v चाहिए था। अगर मैं 2 फैक्टोरियल कर देता तो पलट जाते, तो फिर i के लेफ्ट में v आ जाता, तो इसलिए मैं इनटू 2 फैक्टोरियल नहीं किया। अब क्वेश्चन था कि बाई 2 करना है कि नहीं करना, तो उसके लिए बस मैंने ये देख लिया कि क्या इसी का सोचो क्लॉकवाइज वाला पैटर्न इसमें आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा। तो इसका क्लॉकवाइज वाला पैटर्न ये बनता, और ये सोचो इसमें कभी नहीं आता क्योंकि हमने इसमें इनटू 2 फैक्टोरियल नहीं किया था। या हमें हमेशा से ना इन 5 फैक्टोरियल में हमेशा क्या था, v जो था वो i के राइट में ही था, तो इसमें तो v जो वो i के लेफ्ट में है। मींस ये केस कभी इसमें आ ही नहीं रहा होगा, और आया ही नहीं तो हमें बाई 2 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ गए? चलो ठीक है, समझ गए ना। मान लो था YOR never comes together, YOR never comes together। तो पहले से सिंपली जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर दो। तो YOR को हटा देते हैं, तो VIBG को बिठा दो। तो VIBG को सर्कल मैनेज करने का 3 फैक्टोरियल, 4 लोगों के बीच में गैप कितने होते, 4, उसमें इन 3 को प्लेस कर दो। तो 4C3 इंटू कितना, 3 फैक्टोरियल। अब इसमें सोचो सारे अरेंजमेंट्स ही तो हो रहे हैं, मीन्स पक्का क्लॉकवाइज वाला अगर आ रहा होगा तो पक्का उसका एंटी क्लॉकवाइज वाला भी आ रहा होगा। मीन्स इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, बाई 2 करना पड़ेगा। ये चला, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मान लो होता इन नो टू अरेंजमेंट्स all should have same neighbors, all should have same neighbors। ये देखना थोड़ा अच्छा है। मतलब इसने क्या कहा कि किन्हीं भी 2 अरेंजमेंट्स में सबके नेबर सेम नहीं होने चाहिए। ध्यान देना, सबके नेबर सेम नहीं होने चाहिए। मीन्स कम से कम एक के तो जो नेबर हैं वो पिछले अरेंजमेंट से कुछ अलग हो जाए। देखना, तो इससे पहले मैं इसको छोटे एग्जाम्पल दिखाता हूं। जैसे ना ये था, जैसे ABCD, और सोचो इसी में अगर सर्कल में अगर मैं बात कर रहा हूं तो सोचो ABCD, ये सोचो ये 2 डिफरेंट अरेंजमेंट्स होते सर्कल में, क्योंकि देखो इसमें A के लेफ्ट में B था, इसमें A के राइट में B है। ये फील कर पा रहे हो, ये 2 डिफरेंट अरेंजमेंट्स है सर्कल में। लेकिन सोचो इन दोनों ही केसेस में सोचो तुम सबके अगर नेबर्स देखोगे तो सबके नेबर्स जो इसमें है वही नेबर्स उसमें है। देखो यहाँ पे A के नेबर क्या थे, B और D था, यहां भी A का नेबर क्या, B और D है। यहां B का नेबर क्या था, देखो C और A था, यहां भी B का नेबर C और A है। यहां C के नेबर B और D थे, यहां भी C के नेबर B और D है। मींस जो जो यहां पे नेबर्स थे इन सब के वही वही यहां पे भी थे। पिछला तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अब ऐसे कितने अरेंजमेंट्स होंगे जिसमें किन्हीं भी 2 के समय ना सारे नेबर सेम ना हो। मीन्स अगर A का नेबर अगर वही रहा, B का भी वही रहा, तो किसी एक का तो कम से कम चेंज हो। मीन्स C का चेंज हो जाए या D का हो जाए। समझ गए ना, ऐसे कितने होंगे। तो शायद इसी एग्जांपल से शायद समझ में आ रहा होगा। जैसे अगर सोचो अगर 6 होते A B C D E F,
तो बोलते ये फील करने की कोशिश करो एक अरेंजमेंट ऐसा है, एक और कोई ऐसा अरेंजमेंट सोचने की कोशिश करो जिसमें सबके नेबर सेम हो, एक और ऐसा अरेंजमेंट जिसमें सबके नेबर सेम हो और वो इससे डिफरेंट अरेंजमेंट हो। तो शायद फील आ जाए थोड़ी देर में कि वो सोचो और कोई नहीं, इसी का एंटी क्लॉकवाइज वाला वर्जन होगा। सर ना, जैसे ये था, इसी का जो एंटी क्लॉकवाइज वाला वर्जन होगा, यही एक लौता ऐसा अरेंजमेंट होगा जिसमें इसके सारे नेबर और इसके सारे नेबर सेम होंगे। ये फील करो, इसके अलावा और कोई दूसरा नहीं हो सकता। देखो ए के नेबर एफ और बी थे, यहां भी ए का एफ और बी था, बी का नेबर ए और सी, यहां भी बी का ए और सी। ये चला मीन्स ये सोचने की कोशिश करो, अगर जैसे इस वाले क्वेश्चन में अगर मेरे से पूछा होता कि भाई 6 लोग हैं, ध्यान देना, 6 persons, number of ways they can be seated, number of ways they can be seated such that no two arrangements have in no two arrangements all shall not have same neighbors, all shall not have same neighbors। तो सोचो जैसे अगर मान लो ये क्वेश्चन होता है कि 6 लोग हैं, इनको मुझे सर्कल में बिठाना है ताकि किन्हीं भी 2 अरेंजमेंट्स में सबके नेबर सेम ना हो। तो सोचो उस केस में सोचो अगर मैंने इसको एक तरीका गिन लिया तो सोचो फिर मैं इसको एक तरीके में काउंट नहीं कर सकता, क्योंकि इन दोनों ही अरेंजमेंट्स को अगर मैं ले लेता तो इन दोनों अरेंजमेंट्स में क्या होता, सबके नेबर सेम हो जाते। ऐसा ही सोचो एक डिफरेंट अरेंजमेंट मान लो ये हो सकता था ए डी ई एफ। तो सोचो इसी का एक एंटी क्लॉकवाइज वर्जन भी एग्जिस्ट करेगा, ए सी बी डी ई एफ। और सोचो इसके सारे नेबर और इसमें सबके नेबर सेम थे। मिस अगर तुमने अगर इसको ले लिया तो फिर इसको नहीं ले सकते। ये समझ में आया? तो शायद इससे फील आ रहा होगा कि तुम सोचो जितने ऐसे अरेंजमेंट्स बनाओगे उन सबका एक एंटी क्लॉकवाइज वाला एग्जिस्ट करेगा, और तुम अगर इनको ले पा रहे हो तो फिर सोचो तुम इनको नहीं ले पाओगे। तो टोटल सोचो 6 लोगों को सर्कल में बिठाने के सोचो 5 फैक्टोरियल इतने तरीके होते, और उसमें भी सोचो क्लॉकवाइज वाले जो होंगे अगर तुमने वो ले लिए तो एंटी क्लॉकवाइज वालों को नहीं ले पाओगे। मींस उस केस में सोचो इतने आंसर्स आएंगे, मींस इतने डिफरेंट अरेंजमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे जिसमें किन्हीं भी 2 के नेबर सेम नहीं होंगे। ध्यान देना, इसको और इसमें देखो पक्का किसी ना किसी एक का नेबर तो पक्का लॉग होगा। इसमें जैसे सी का ही देख लो, ये सी का यहाँ पे क्या था, बी और डी था, समझ गए, और यहाँ पे सी का देखो ए और बी है, समझ गए। मींस आधे क्या होंगे, डिस्कार्ड हो जाएंगे, आधे बच जाएंगे। ये चला, तो शायद इसमें भी अब समझ में आ रहा होगा कि इन नो टू अरेंजमेंट्स ऑल शैल नॉट हैव द सेम नेबर्स। तो शायद इसमें समझ में आ रहा हो कि क्लॉकवाइज वाले अगर तुम रखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज वाले तुम्हें हटाने पड़ेंगे। मींस अगर टोटल अगर 7 है तो 7 को सर्कल में अरेंज करने के तरीके कितने होते, 6 फैक्टोरियल। ये चला, 7 कलर्स थे, इनको सर्कल में बिठाने के तरीके कितने होते, 6 फैक्टोरियल होते। बट उन 6 फैक्टोरियल में सोचो अगर ये वाला अगर आया होगा VIBGYOR तो पक्का ये वाला भी आया होगा VIBGYOR। और सोचो अगर ये और ये दोनों अगर तुमने रख लिए तो इसके सारे नेबर, इसमें से हर एक के जो नेबर्स थे सेम इसमें भी उनके वही नेबर्स होंगे, बट हमें तो एक ही को रखना था। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें बाय 2 करना पड़ेगा। ये बाय 2 समझ के किसका, नेबर्स वाले का। क्वेश्चन उठता है गार्लैंड वाला केस था तो इसमें एक्स्ट्रा बाय 2 करोगे कि नहीं करोगे। तो वापस से ये फील करने की कोशिश करो कि तुमने ये सोचो अब इस 6 फैक्टोरियल बाय 2 में सोचो ये वाला है बट ये वाला है ही नहीं। और सोचो हम लोग बाय 2 एक्स्ट्रा गार्लैंड में क्यों करते थे, क्योंकि उसमें सोचो क्लॉकवाइज वाला और एंटी क्लॉकवाइज वाला दोनों आ जाते थे। बट इसमें सोचो इसको तो हम पहले ही हटा चुके हैं, ये अब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, और जब ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो इसको हटाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मींस इसका आंसर सीधा 6 फैक्टोरियल बाय 2 ही आएगा। पता नहीं कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। ये समझ में आया सबको? चलो आगे देखना। हाँ देखना, जैसे ये 4 क्वेश्चन है, सो 4 इन 2 क्वेश्चन है, इनको ट्रैक करो करने के लिए, ठीक है ना। तो इसमें समझना करना क्या, बेसिकली पहला क्वेश्चन क्या है, 6 persons आर टू बी सीटेड इन ए राउंड टेबल। 6 लोगों को सर्कल में बैठाना है। पहला P1 इज जस्ट राइट ऑफ P2, देयर इज एटलीस्ट 1 person बिटवीन P1 एंड P2, ठीक है, समझ में आ रहा होगा।
P1, P2 and P3 not all should come together. समझने की कोशिश करना. At most 2 persons should come between P1 and P2. अगला, इधर P1 के राइट में, जस्ट राइट की बात कर रहे हैं ना, P1 के जस्ट राइट में P2 आए और P2 के जस्ट राइट में P3 आए. ठीक है, पहला पार्ट. दूसरा, 5 कलर्स हैं RGBYO, इनको हमें क्या करना है, एक नेकलेस फॉर्म करना था ताकि ब्लू नेवर कम्स एडजेसेंट टू रेड. पहला केस, ब्लू के जस्ट राइट में रेड हो और रेड के जस्ट राइट में येलो हो. और तीसरा, रेड के जस्ट राइट में ग्रीन है एंड ब्लू के जस्ट राइट में येलो है. ठीक है, तो वीडियो को पॉज कर लो 10 मिनट के लिए और इन क्वेश्चंस को ट्राई करो. ठीक है ना. तो पहले देखना P1 के जस्ट राइट में P2 होना चाहिए. तो समझना, खाली गार्लैंड और नेकलेस के केसेस में ही हमें बाय 2 करना पड़ता है, बाकी केसेस में हमें इतना नहीं सोचना. तो समझना, जैसे P1 के जस्ट राइट में P2 है तो क्या करो, P1 और P2 को बांध दो. अब इनको बांधोगे तो 6 में से 2 चले गए तो 4 बचे वो और ये एक एंटिटी 5. इन 5 एंटिटीज को सर्कल में अरेंज करने का कितना होता, 4 फैक्टोरियल. और ध्यान देना, मैं इन P1 और P2 को अरेंज भी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे फिक्स था कि P1 के राइट में ही P2 को रखना था. तो इनको अरेंज करने का एक ही तरीका. अगला, देयर इज एटलीस्ट 1 पर्सन बिटवीन P1 एंड P2, मींस P1 और P2 इनडायरेक्टली एडजेसेंट नहीं होने चाहिए. और अगर P1 और P2 एडजेसेंट नहीं होने चाहिए तो इनको गैप में बिठा देंगे. तो सीधा P1 P2 को हटा दो, बाकी बचे 4 को सर्कल में बिठाने का 3 फैक्टोरियल. इन 4 के बीच में गैप भी कितने होंगे, 4. इसमें से 2 गैप चूज करो, उसमें क्या करो, P1 और P2 को बिठा दो. समझ गए. अगला सर ना, P1, P2 एंड P3 नॉट ऑल शुड कम टुगेदर. नॉट ऑल शुड कम टुगेदर मीन्स इसने बस ये कहा कि सारे के सारे इकट्ठे नहीं आने चाहिए. ना ये 2 इकट्ठे आ सकते हैं, ये 2 इंडिविजुअली इकट्ठे आ सकते हैं, बट तीनों एक साथ इकट्ठे नहीं आने चाहिए थे. ना गैप मेथड से नहीं होगा. गैप मेथड में क्या होता है, तीनों अलग हो जाते हैं. हम 2 को साथ में रख सकते थे. तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, टोटल माइनस वो वाले केसेस जब P1, P2, P3 तीनों साथ में आ गए थे. समझ गए, ये केस माइनस कर देंगे. तो टोटल कितने होते, 6 पर्सन्स को बिठाने का कितना होता, 5 फैक्टोरियल. माइनस जब P1, P2, P3 तीनों साथ में आ गए, तो इन तीनों को बांध दिए. तो 3 ये 3 वो, तो 3 और एक एंटिटी 4. तो इन 4 को सर्कल में बिठाने का 3 फैक्टोरियल. और ये तीनों आपस में तो अरेंज हो ही सकते थे, तो इनटू 3 फैक्टोरियल और. समझ गए. तो इसका आंसर ये आता. अगला, एटमोस्ट 2 पर्सन्स शुड कम बिटवीन P1 एंड P2 में ज्यादा से ज्यादा P1 और P2 के बीच में 2 लोग हो सकते हैं. है ना. तो इस बार से ना टोटल माइनस से काम नहीं चलेगा. तो इस बार एग्जैक्टली वाले केसेस ही बना लेते हैं. क्या तो देखो P1 और P2 बिल्कुल साथ साथ में आए, या इनके बीच में सर ना एग्जैक्टली एक बंदा आया, पिछला एग्जैक्टली एक बंदा इनके बीच में आया, या P1 और P2 के बीच में एग्जैक्टली 2 बंदे आए. सोचो, यही तो 3 केस बनते. इसने ये तो कहा था कि P1 और P2 के बीच में ज्यादा से ज्यादा 2 लोग आ सकते हैं. तो या तो कोई भी नहीं आता, या एक आता, या 2 आते. ये समझ गए, 2 से ज्यादा जा नहीं सकते. तो पहला केस जब P1 और P2 के बीच में कोई भी नहीं आया तो P1 और P2 को बांध दो. तो P1 और P2 को बांधोगे तो 4 और 1 5 को सर्कल में उठाने का 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस P1 और P2 के बीच में एग्जैक्टली एक बंदे को आना है. तो पहले क्वेश्चन उठेगा कि वो बंदा बाकी 4 में से कौन सा बंदा है जिसको P1 और P2 के बीच में आना पड़ेगा. तो मान लो हमने वो सिलेक्ट कर लिया. अब जिसको भी हमने सिलेक्ट किया होगा उसको और इन दोनों को बांध दो. तो ये 3 बन गए. तो इन 3 के अलावा बचते 3, तो 3 वो और ये चौथी एंटिटी. तो इन 4 को सर्कल में अरेंज करने का 3 फैक्टोरियल. लेकिन इसमें सोचो P1 और P2 ये तो आपस अपनी जगह अरेंज कर ही सकते थे. तो इनटू कितना, 2 फैक्टोरियल. समझ गए. अगला, P1 और P2 के बीच में एग्जैक्टली 2 लोगों को आना है. तो क्वेश्चन उठता है कि वो 2 लोग कौन से होंगे, 4C2. अब मान लो वो 2 बंदे हमने सेलेक्ट कर लिए. फिर क्या करो, इन 4 को बांध दो. तो ये एक एंटिटी बचे 2, तो 2 और 1 3 एंटिटी. तो 3 एंटिटीज को सर्कल में बिठाने का 2 फैक्टोरियल. अब जिनको तुमने बांधा है उसमें ध्यान देना 4 फैक्टोरियल नहीं आएगा क्योंकि हमें P1 और P2 के बीच में इन दोनों को रखना है. तो P1 और P2 को आपस में अपनी जगह पर अरेंज कर दो और इन दोनों को सोचो आपस में अपनी जगह पर अरेंज कर दो. ये तो हो ही सकता था. तो इसका आंसर इन तीनों का सम आता. ठीक है, ये समझ गए सब लोग. चलो
अगला देखना, इधर P1 के राइट में P2 आ रहा है और P2 के राइट में P3 आ रहा है, तो सीधा इधर और का क्वेश्चन है। तो कैसे करते हैं, पहले P1 के राइट में P2 है, पहला केस, प्लस दूसरा P2 के राइट में P3 है, P2 के राइट में P3 है, इस केस का आंसर लिख लो। माइनस वो वाले केसेस जिसमें ये भी हो रहा हो और ये भी हो रहा हो, मीन्स P1 के राइट में P2 आ रहा है और P2 के राइट में P3 आ रहा है, तो सोचो इनडायरेक्टली यही तो हो गया, P1 P2 P3, राइट राइट। सोचो तो वो सारे केसेस जिसमें P1 के राइट में P2 आ रहा है जस्ट राइट में, ठीक है, तो सिंपली इन दोनों को मान दो। तो 4 और 1 की 5, 5 एंटिटीज को सर्कल में बिठाया, 4 फैक्टोरियल, और ध्यान देना इनको अरेंज नहीं कर सकते। इसका भी आंसर सोचो 4 फैक्टोरियल ही आता, माइनस P1 के राइट में P2, P2 के राइट में P3, तो इन तीनों को अरेंज, इन तीनों को बांध दो, तो 3 बचे हुए और एक एंटिटी 4, इन 4 एंटिटीज को सर्कल में बिठाने का 3 फैक्टोरियल, और ध्यान देना इनको अरेंज नहीं कर सकते। तो इस केस का आंसर कुछ ही होता, समझ गए, ठीक है। तो ये अपने पहले पार्ट का आंसर थे। अगला क्या था, अरेंज 5 कलर बीड्स इन अ सर्कल टू फॉर्म अ नेकलेस। तो नेकलेस फॉर्म करना था, ब्लू नेवर कम्स एडजेसेंट टू रेड, मींस ब्लू और रेड को एडजेसेंट नहीं आना, तो सिंपली इनको गैप में फिल कर देते हैं। तो गैप में फिल करोगे तो 5 कलर में से 2 कलर चले गए, तो बचे 3 कलर, तो उन 3 कलर्स को सर्कल में बिठाने का 2 फैक्टोरियल। उन 3 के बीच में गैप भी कितने होते, 3, उसमें से 2 गैप चूज किए, उसमें हमने क्या किया, इन दोनों कलर्स को अरेंज कर दिया। तो सिंपली ये सोचने की कोशिश करो कि इसमें से हमने कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्ट तो किया नहीं है, तो ये फील करने की कोशिश करो कि अगर मैंने, जैसे होता GOY, ठीक है, और इसमें मैंने यहाँ रेड को भरा होता, यहाँ ब्लू को भरा होता, तो सोचो ये कैसा आया होता, तो पक्का सोचो ये वाला केस भी कभी ना कभी पक्का आया होता, GROYB, देखो तो जो ये केस भी तो आया होगा, पिछला दोनों ही केस अगर आ रहे होंगे, और चूंकि गार्लैंड का क्वेश्चन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर बाय 2 करना पड़ेगा। मीन्स अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों अगर तुम्हें दिख रहे हैं आने के चांसेस हैं, तो सिंपली तुम्हें बाय 2 करना पड़ेगा। अगर कुछ ऐसा हो गया कि तुमने खाली क्लॉकवाइज वाली ही ली है, एंटी क्लॉकवाइज वाला आया ही नहीं, तो फिर तुम्हें बाय 2 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगले देखना, ब्लू के राइट में रेड आए और रेड के राइट में येलो आए, तो इन तीनों को बांध दो, तो इन तीनों को बांधते बचते 2 कलर, तो वो 2 एंटिटी और ये एक एंटिटी, 3 एंटिटीज, तो 3 एंटिटीज को सर्कल में बिठाने का 2 फैक्टोरियल, और चूंकि राइट में आने चाहिए थे तो इनको अरेंज तो कर नहीं सकते, समझ गए। ब्लू के राइट में तुम्हारा रेड है और रेड के राइट में येलो है, इन तीनों को तुमने ऐसे बांध दिया, समझ गए ना। तो बचा क्या, O और G, तो सोचो ये केस आता अपना, और सोचो इसका जो क्लॉकवाइज वाला केस होता वो सोचो इसमें वैसे भी नहीं आया, सोचो BRYGO, ये सोचो क्या ये इसमें आया होगा कि नहीं आया होगा, सोचो नहीं आया होगा, क्योंकि हमने सोचो इसमें इनको अरेंज तो किया ही नहीं अपन ने, कि ब्लू के यहाँ राइट में रेड था या ब्लू के लेफ्ट में रेड है, तो सोचो इस 2 फैक्टोरियल में सोचो ये वाला केस आया ही नहीं होगा, और अगर ये केस आया ही नहीं तो गार्लैंड में सोचो हमें एक्स्ट्रा आंसर्स मिले ही नहीं, या एक्स्ट्रा वेज हमने गिने ही नहीं, तो कुछ एक्स्ट्रा अगर गिना ही नहीं है तो उसमें बाय 2 करने की जरूरत फिर हमें नहीं पड़ेगी, समझ गए। बस लास्ट क्या था, रेड के राइट में ग्रीन हो और ब्लू के राइट में येलो, तो इन दोनों को अलग बांध दो, इन दोनों को अलग बांध दो, तो 2 इनको बांधा 2 इनको बांधा, बचता 1 कलर, तो 3 एंटिटीज, तो 3 एंटिटीज को सर्कल में अरेंज करने का 2 फैक्टोरियल, ना इसको अरेंज कर सकते हैं ना इसको अरेंज कर सकते हैं, और ऑटोमेटिकली वाली क्लॉकवाइज वाला नहीं आया होगा तो हमें बाय 2 भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसका आंसर सीधा यही होगा, समझ गए। तो उम्मीद है सर्कुलर परम्यूटेशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है पता नहीं, है ना, तो थोड़ा सा अच्छे से देखना, ये वैसे कम ही आते हैं इतने गंदे, लेकिन स्टिल समझ में सोचना आना चाहिए कि हम लोग बेसिकली कर क्या रहे हैं, और रट मत लेना बाय 2 क्यों किया, ये क्यों किया, थोड़ा समझने की कोशिश करना, इनिशियली टाइम है तो, ठीक है। ठीक है, फिर तुम लोगों को होमवर्क में जो 5वीं CT है उसको करना है, ठीक है। ठीक है, चलो मिलते हैं क्लास में ना।